हेलो एवरीवन। आज हम प्रोग्रामिंग इन सी का यूनिट 2 देखेंगे। यूनिट 1 की होप आपने यूनिट 1 की लेक्चर देख लिया होगा। अब हम यूनिट 2 देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं, उसके सिलेबस से। क्या क्या है यूनिट 2 में। देखो, सिलेबस यूनिट 2 काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो मैंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, एरेज, फंक्शंस और स्ट्रिंग्स में, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आज हम क्या देखेंगे? डिसीजन स्टेटमेंट्स, इफ एंड स्विच स्टेटमेंट, लूप्स, while, for, do while, jump statement, break, continue, go to statement, ठीक है। अब ये वाले दीदी, ठीक है, ये वाला पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर का। अब दीदी ठीक है, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हो तो प्लीज बता दो, हमारा भला हो जाएगा। तो देखो, इसमें से डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ और इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट, ये तो देखो आराम से ना 5 नंबर में आ सकता है कंट्रोल स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। डिसीजन स्टेटमेंट्स, लूप्स भी आराम से 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है दीदी। ये 5 नंबर में आएगा तो आप थोड़ा बहुत हमें बताएंगे कि 5 नंबर में हम क्या क्या लिखना चाहिए। अब देखो, चाहे वो कंट्रोल स्ट्रक्चर हो या लूप्स हो, 5 नंबर में हमेशा क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपका सिंटेक्स आना चाहिए, उस चीज का सिंटेक्स। फिर उसके बाद आप उसका फ्लो चार्ट बना दो। फ्लो चार्ट बनाने के बाद उसका एक एग्जाम्पल ले लो, विद एग्जाम्पल। तो वो होगा हमारा सिलेबस। वो होगा हमारा, ये है हमारा सिलेबस और ये है हमारा इंपॉर्टेंट चीजें, जिसमें हम सिंटेक्स देखेंगे, सिंटेक्स लिख देंगे, फ्लो चार्ट लिख देंगे और एग्जाम्पल विद आउटपुट लिख देंगे। तो ये हमारा पूरे, हमारे टीचर हमसे इतना इम्प्रेस हो जाएगा कि पूरे 5 नंबर 5 दे ही देगा, आराम से देगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट को, ठीक है। अब ये होती है 3 टाइप की। पहली होती है इफ स्टेटमेंट, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर होती है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताती हूँ कि क्या होता है। सपोज करो, आपके घर में कोई ना कोई तो डिसीजन लेता होगा। मोस्ट प्रोबेबली सबके घर में डिसीजन पापा लेते हैं, ठीक है। अब आपने पापा को ना एक चीज बोली कि पापा डरते डरते, पापा मेरे को ना कोडिंग करने के लिए ना एक नया लैपटॉप चाहिए, ये वाला पुराना हो गया है, ये हैंग भी बहुत करता है, बहुत पुराना हो गया है। तो आपने पापा को बोला, पापा एक न्यू लैपटॉप दिला दो मुझे, नया लैपटॉप दिला दो मेरे को। तो पापा ने कहा, मैं दिला तो दूंगा लैपटॉप, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मुझे तेरी पहले सेमेस्टर में 9 सीजीपी चाहिए। अगर तेरी 9 सीजीपी नहीं आई तो तेरे को लैपटॉप नहीं मिलेगा। तो उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि अगर तेरी 9 सीजीपी आई तो लैपटॉप, नहीं तो नहीं लैपटॉप। ऐसे ही हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में देखते हैं। तो देखते हैं कि क्या इफ वाली कंडीशन में क्या आएगा। इफ, अगर तेरी सीजीपी 9 या 9 से ज्यादा आई तो मैं तेरे को क्या दिला के दूंगा? लैपटॉप। अगर नहीं आई, नहीं मिलेगा। तो ये है बस मेरी इफ स्टेटमेंट, जिसमें मैंने सिर्फ एक कंडीशन दी कि अगर तेरी 9 सीजीपी से ज्यादा आई तो तुझे लैपटॉप मिल जाएगा। इफ एल्स में क्या होता है? अगर मगर वाला। अगर तेरी 9 सीजीपी आई तो लैपटॉप मिलेगा, अगर नहीं आई या मगर नहीं आई तो तुझे लैपटॉप नहीं मिलेगा। तो वो होता है इफ एल्स। इफ, अगर तेरी 9 सीजीपी या 9 सीजीपी से ज्यादा आई तो तेरे को मिलेगा लैपटॉप, ठीक है। नीचे ही इसकी कंटिन्यूशन में होता है कोड एल्स, नो लैपटॉप, कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा तेरे को। तो ये है मेरी इफ एल्स स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट भी होती है वैसे ही। स्विच स्टेटमेंट हम मेनली इसलिए लाते हैं कि हमारा ना थोड़ा कोड ना मेसी हो जाता है इफ और इफ एल्स को यूज करके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें एक सीक्रेट की बात बताई थी ना कि 5 नंबर तुम्हें कैसे मिलेंगे। सबसे पहले तुम्हें सिंटेक्स लिखना है, फिर उसके बाद उसका फ्लो चार्ट बना देना, फिर उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल लिख देना, विद आउटपुट जरूर लिखना। टीचर ऐसे इम्प्रेस हो गए, आग बंद करके 5 नंबर देगा, ठीक है। तो आओ, ठीक है दीदी, बहुत भाषण दे दिया, अब पढ़ा भी दो, ठीक है। देखते हैं सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स में क्या आता है? इफ, फिर उसके अंदर ये होते हैं हमारे पैरेंथेसिस। इसके अंदर मैंने डाली कंडीशन। अब जैसे पीछे मैंने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है। पहले सिंटेक्स समझाती हूँ, फिर वो एग्जांपल भी बताऊंगी। इफ
फिर मैंने डाली कंडीशन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स शुरू कर ली। कर्ली ब्रैकेट्स क्या बताते हैं, मैंने यूनिट 1 में बताया था। कर्ली ब्रैकेट्स मुझे ये बताते हैं कि मेरा वहां से कोड शुरू हो रहा है, और अगर मैं एंड में डाल दूं तो यहाँ पे मेरा कोड एंड हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या दी, स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू, मतलब स्टेटमेंट वो वाली चलेगी अगर मेरी इफ कंडीशन जो होगी वो मेरी ट्रू होगी, तो वो होता है मेरा ये होता है मेरा इफ का सिंटेक्स। ठीक है, अब जैसे मैंने पीछे एक एग्जांपल दिया था ना, अगर तेरी 9 CGP आई, अब मैं इफ के बाद क्या लगाऊंगी, CGP ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, फिर मैं इधर इधर कर दूंगी मेरा स्टेटमेंट क्या है मेरा, तेरे को क्या मिलेगा, लैपटॉप। ठीक है, तो ये है मेरी इफ स्टेटमेंट। तो ये होता है मेरा इफ का, जो मैंने एग्जांपल लिया था उसका ये सिंटेक्स है, जिधर मैंने CGP वाला एग्जांपल बताया। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन एग्जांपल में पूरा ड्राई रन और पूरा आउटपुट के साथ बताऊंगी आपको। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे फ्लो चार्ट कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट में सबसे पहले देखो क्या है, इफ एक्सप्रेशन। इफ में क्या होता है कि हम एक डायमंड शेप का शेप बनाते हैं। ठीक है, डायमंड एक शेप बनाते हैं, क्योंकि ये इफ मेरी एक कंडीशन है। अगर मेरी इफ एक्सप्रेशन ये मेरी ट्रू होगी तो मेरी जो स्टेटमेंट है वो ये वाली रन कर जाएगी। तो ये होता है मेरा कि अगर मैंने देखो एक डायमंड शेप बनाया कंडीशन के लिए, अगर वो ट्रू है तो ट्रू के लिए मैं क्या कराती हूँ, आउटपुट के लिए मैं प्रिंट कराती हूँ, तो वो मेरा एक रेक्टेंगल शेप में आया, तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर ये फॉल्स है तो क्या पता मेरी एक और इधर कंडीशन हो, तो क्या पता ये वाली कंडीशन मेरी चल जाए, तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट करेगी, पहले ये चेक होगी फिर ये वाली स्टेटमेंट मेरी चलेगी। तो ये होता है मेरा फ्लो चार्ट इफ स्टेटमेंट का। ठीक है, अब मैंने दीदी आप ना एक चीज भूल रहे हो, आपने हमें सिंटेक्स करा दिया, आपने हमें फ्लो चार्ट करा दिया, अब आप एग्जाम्पल तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे, आओ एग्जाम्पल का देखते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या है, अब सबसे पहले मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर मैं आपको कोई कोड करा रही हूँ तो वो मेरी ऐसे PPT पे भी लिखा होगा और मैं उसको कंपाइलर पे भी रन करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होगा कि आप पहले उस कोड को समझो, फिर उसको कंपाइलर पे या अपने एडिटर पे लिख के देखो। ठीक है, तो उसके लिए पेशेंस चाहिए, तो आपको अगर पेशेंस है तो आराम से आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो कोड है उसको मैं पहले आपको पूरे अच्छी तरीके से समझाऊं, फिर उसका एक आउटपुट भी आपको, जो मेरे हिसाब से आउटपुट आ रहा है उसको भी मैं आपको पेन पेपर पे लिख के दिखाऊं। जो मैं तुम्हें पेन पेपर पे करके दिखाऊंगी उसको मैं बोलती हूँ ड्राई रन करना, कि मेरे पास एक कोड है, मैं उसको समझ रही हूँ और उसको समझ के अपने पेपर पेन पे सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अब आओ। ठीक है दीदी, समझ गए आप कैसे कराओगे, अब करा भी दो, बहुत भाषण दे दिया। ठीक है, अब देखो ये है मेरी कोड की जान, हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। .h किस लिए यूज करते हैं, हेडर फाइल के लिए। हैश इंक्लूड क्या होता है, मेरा प्री प्रोसेसर। हैश क्या होता है, हैश होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है दीदी, हमने पढ़ा हुआ है लेकिन मैंने रिवाइज करा दिया। अब ये है मेरी कोड की जान, अगर ये नहीं होगा तो फिर मेरा कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे आप स्कूल में गए हो, ठीक है, स्कूल से आप घर पे आते हो, तो आप सबसे पहले किसे आवाज मारते हो, मम्मा, मम्मा आप किधर हो। तो वही वाली चीज है कि कंपाइलर सबसे पहले ढूंढेगा कि उसकी माँ कौन है, माँ कहाँ है, माँ इधर कौन है, मेन फंक्शन वो ढूंढेगा कि मेरा मेन फंक्शन किधर है। ठीक है, सबसे पहले वो मेन फंक्शन को ढूंढता है। फिर मैंने करली ब्रैकेट शुरू कर दिए, करली ब्रैकेट्स क्या बताते हैं, यहाँ से मेरा कोड शुरू हो रहा है, यहाँ पे मेरा एंड हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, एक इंटीजर नाम का डब्बा बनाया, इंट नाम का एक डब्बा बनाया जिसका नाम है मेरा एज, जिसके अंदर मैंने कितनी वैल्यू असाइन करी, 9 वैल्यू। अब दीदी ये इक्वल टू, आप असाइन करना क्यों बोल रहे हो, आप इक्वल टू क्यों नहीं बोल रहे हो। तो असाइन करने के लिए हम एक इक्वल टू यूज करते हैं। असाइन करना मतलब उसको एक वैल्यू दे देना, उस डब्बे में एक वैल्यू दे देना। ये डबल इक्वल टू हम तब यूज करते हैं जब हम कोई चीज कंपेयर कर रहे हो। अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ x इक्वल टू 5, तो मतलब मेरा x 5 ही होना चाहिए, 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये
ये होता है मेरा एक इक्वल टू और डबल इक्वल टू में डिफरेंस। बहुतों को नहीं पता होगा तो बता दिया। अब आते अपने कोड पे कि एक एज नाम का डब्बा बनाया जिसमें मैंने 9 वैल्यू असाइन करा दी। ठीक है दीदी, बढ़िया। अब एक कंडीशन दी है हमें। क्या कंडीशन दी है? क्या मेरा एज, अगर मेरा एज ग्रेटर देन 18 है तो आप प्रिंट करा दो यू आर एन एडल्ट। ठीक है दीदी, हाँ ये बात सही है कि अगर कोई एडल्ट होता है तो हम यही चेक करते हैं कि अगर वो 18 से बड़ा है तो हम प्रिंट कराते हैं यू आर एन एडल्ट। ठीक है दीदी, बढ़िया। अब क्या मेरा 9 18 से बड़ा होता है? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं, हमें गिनती आती है। ठीक है, तो ये वाला तो फिर हमारी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि जब ये वाली कंडीशन ही मेरी फॉल्स है तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कैसे करेगा? वो नहीं करेगा। वो ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी नहीं चली, तो ये अगली कंडीशन पे आएगा। अगली कंडीशन पे आया, इसने अब ये वाली कंडीशन चेक करी, क्या मेरा 9 18 से छोटा होता है? बिल्कुल दीदी। तो मेरा स्टेटमेंट में क्या लिखा? प्रिंट एफ। यूनिट 1 में बताया था प्रिंट एफ क्या करता है, कोई चीज को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। तो मैंने क्या प्रिंट कराना है? यू आर नॉट एन एडल्ट। ठीक है, तो जो मेरा आउटपुट होगा जो कंसोल स्क्रीन पे, वो मेरा क्या लिख के आएगा? यू आर नॉट एन एडल्ट। ठीक है दीदी, बढ़िया, हमको ये चीज समझ आ गई। आपने क्या बताया? आपने पहले एक एज नाम का डब्बा बनाया जिसमें आपने 9 वैल्यू असाइन करी, फिर आपने इफ कंडीशन को चेक किया, अगर वो ट्रू है तो आपने नीचे वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया या जो लिखा है वो करा दिया। फिर मेरा एक, अगर वो मेरी फॉल्स हुई तो आप दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हो, अगर ये मेरी ट्रू हुई तो मैंने जो भी मेरा प्रिंट एफ में लिखा था वो मैंने प्रिंट करा दिया। बढ़िया दीदी, ये चीज हमें समझ आ गई। अगर आप जरा हमें कंपाइलर पे भी करके दिखा दोगे तो हमारे मजे हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ कंपाइलर पे भी एक बार देख लेते हैं कि हम इफ स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं और उसको रन कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को अच्छे से इफ कंडीशन का, इफ स्टेटमेंट का पूरा प्रोग्राम का ड्राई रन कर दिया। अब दीदी ठीक है, ड्राई रन कर दिया, अब आप हमें ज़रा कंपाइलर पे लिख दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या था हमारा? सबसे पहले इंट एज नाम का एक डब्बा बनाया जिसमें हमने 9 वैल्यू असाइन करी। ठीक है दीदी। फिर हमने एक इफ कंडीशन लगाई थी जिसमें हमने चेक किया था कि एज मेरा अगर 18 से बड़ा है तो वो मेरा प्रिंट एफ करा दो, प्रिंट एफ यू आर एन एडल्ट। ठीक है, ये था मेरी पहली इफ कंडीशन। अब दीदी एक और इफ कंडीशन थी। ठीक है, अब मैं देखो पूरा नहीं लिख रही हूँ, टाइम वेस्ट होगा तो मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप पूरा लिखना, आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर मेरा एज लेस देन 18 है तो यू आर नॉट एन एडल्ट, यू आर नॉट एन एडल्ट। ठीक है दीदी, हमारा कोड ये लिख दिया हमने। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो आ गया, यू आर नॉट एन एडल्ट। मेरे को तो यही आउटपुट चाहिए था, ये मेरा आ भी गया, यू आर नॉट एन एडल्ट। मुझे और क्या चाहिए? ठीक है दीदी। अब दीदी एक चीज बताओ, इधर तो आपने चलो मान लेते हैं 9 की वैल्यू दी। ठीक है, अगर आप इधर 9 से बड़ी दो तो क्या आएगा? ठीक है, देख लेते, देखें 9 से बड़ी दूं और 18 से भी बड़ी दूं तो क्या मेरा यू आर एन एडल्ट लिखा आएगा? बिल्कुल। तो मैंने इधर दी 21, तो मैंने इधर रन किया, रन करते वक्त आ गया देखो यू आर एन एडल्ट। तो ये था मेरा प्रोग्राम चेक करने के लिए कि आप एडल्ट हैं या नहीं है। ठीक है दीदी, समझ गए। अब मैं चाहती हूँ यही इफ कंडीशन से आप एक चीज़ और चेक करके दिखाओ। वो क्या है दीदी? मैं चाहती हूँ, ये मैंने क्या किया, अगर मैं चाहती हूँ दूसरा कोड लिखना इसी फाइल में, तो मैं जो मैंने कोड लिखा है उसको मैं क्या करती हूँ, कमेंट कर देती हूँ, ताकि मेरा जो कंपाइलर है वो इस चीज़ को रीड ना करे। मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे कोड को सेलेक्ट किया और कंट्रोल और फॉरवर्ड वाला स्लैश मैंने दबा दिया। ये होता है, ऐसे मेरे कमेंट बन जाते हैं। ठीक है दीदी, अब मैं चाहती हूँ आप प्रोग्राम बनाओ, प्रोग्राम टू फाइंड if number is even or odd, नंबर इज इवन और ऑड। मैं चाहती हूँ कि आप एक प्रोग्राम बनाओ जिससे पता लगे कि वो प्रोग्राम इवन है या ऑड है। ठीक है दीदी, समझ गए हम। अब दीदी
आपने यूनिट 1 में हमको बताया था कि इवन नंबर को चेक करने के लिए हम एक ऑपरेटर का यूज करते थे, वो होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर। हाँ दीदी, थोड़ा बहुत याद है, बताती हूँ दोबारा पहले। लेकिन मैं चाहती हूँ इसमें एक मेरी प्रोग्राम में एक कंडीशन है कि मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है दीदी, तो ट्राई करके देखते हैं। हमने एक इंट नाम का नंबर नाम का एक डब्बा बनाया, नंबर नाम का एक इंटीजर का डब्बा बनाया। ठीक है, अब मैंने थोड़ा साफ सुथरा कोड के लिए मैंने प्रिंट एफ कराया, एंटर अ नंबर। ठीक है दीदी, बढ़िया दीदी, आपने एंटर करा दिया नंबर। अब मैं चाहती हूँ कि वो जो मैं नंबर दे रही हूँ उसको वो रीड करे। स्कैन एफ किसके लिए यूज़ होता है? आउटपुट, इनपुट लेने के लिए, कि मैं उसको इनपुट ले रही हूँ। मैंने क्या लगाया, ये मेरा इंट नाम का डब्बा है तो %d, फिर मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया नंबर। ये मैंने लिख दिया अपने नंबर को इनपुट कराने के लिए। ठीक है, अब दीदी मेन चीज़ शुरू होती है कि मैंने इधर कंडीशन लगानी है। तो मैंने इधर इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ अगर मेरा नंबर 2 से डिवाइड होके उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब देखो इधर मैंने डबल इक्वल टू का साइन किया। डबल इक्वल टू मतलब ये मेरा किस लिए यूज़ होता है? ये मेरा रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ होता है। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, उसको आपने कंपेयर किया कि 0 इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो मेरी जो इसके अंदर वाला ब्लॉक ऑफ कोड है वो मेरा चल जाएगा। तो मैंने इधर प्रिंट एफ कराया, प्रिंट एफ इट इज़ एन इवन नंबर। ठीक है दीदी, अब मैं एक और कंडीशन देना चाहती हूँ। अब मैं ये भी तो, अब मैंने इवन नंबर का दिया, मैं चाहती हूँ ऑड का भी पता लगे। तो मैं इधर क्या लिखूँगी, अगर वो चीज़ मेरी नंबर अगर मेरा डिवाइड होके 2 से रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ये होता है मेरा नॉट इक्वल टू का साइन। ठीक है, इट इज़ एन ऑड नंबर, ये मेरा एक ऑड नंबर होगा, तो मैंने ये प्रिंट कराना है। ठीक है, ठीक है दीदी, आपने कोड लिख दिया। अब एक बार रन करके देखो क्या पता कुछ एरर ही ना आ रहा हो। ठीक है, अब देखो क्या ये मांग रहा है, एंटर अ नंबर। एक नंबर दिया, सपोज करो मैंने दिया 23। ठीक है, तो ये आ गया इट इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है दीदी, ऑड नंबर का तो आपने निकाल दिया, लेकिन अब क्या पता इवन में कुछ इश्यू आ जाए, इवन का भी हमें करके दिखा दो। तो मैं इधर देती हूँ 56, इवन नंबर भी चेक करती हूँ मैं। तो ये देखो आ गया इट इज़ एन इवन नंबर। तो ऐसे हम कंडीशंस लगाते हैं। एक मैंने जो आपको कोड अभी पीपीटी में लिखा था वो दिखा दिया, उसका पूरा रन करके दिखा दिया एडल्ट वाला। फिर आपको मैंने एक और एग्जांपल करा दिया कि वो वाला नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो ये हमने 2 एग्जांपल देखे सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट के। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, सिंटेक्स देखो। पहले सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, दोबारा बताती हूँ, फ्री के 5 नंबर मिलेंगे सिंटेक्स, फिर उसका फ्लो चार्ट, फिर उसका एग्जाम्पल विद आउटपुट अगर लिख दोगे तो 5 नंबर कहीं नहीं गए, फ्री के 5 नंबर है। ठीक है, बहुत आसान। सिंटेक्स में क्या है, अब इफ और एल्स आ गया। पहले उधर क्या था, इफ जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, पापा ने कहा था अगर 9 CGPA आई तो लैपटॉप मिलेगा, तो वो इफ में आ गया। अगर नहीं मिला, अगर नहीं आई तेरी 9 CGPA तो तुझे लैपटॉप नहीं मिलेगा, तो वो एल्स में आ गया। अगर मगर वाली, अगर तेरी 9 CGPA आई तो लैपटॉप, नहीं आई तो एल्स, नहीं आई तो लैपटॉप नहीं मिलेगा। तो वही है इफ वाली कंडीशन जैसे हमने देखी थी, इफ फिर पैरेंथेसिस फिर कंडीशन, फिर जो हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं जो ट्रू है वही एग्जीक्यूट होगी। अगर ये वाली स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हो जाएगी तो इफ वाला ब्लॉक ऑफ कोड मेरा चलेगा ही नहीं। ठीक है, फिर वो सीधा जो एल्स में लिखा होगा, एल्स में मेरी स्टेटमेंट लिखी होगी, वो सीधा एल्स वाली स्टेटमेंट को वो प्रिंट ही करा देगा। वो एल्स वाली स्टेटमेंट को चेक भी नहीं करेगा कि ये सही है या नहीं है, वो चेक भी नहीं करेगा उसको। अगर मेरी एक बार इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं चली, तो एल्स वाली तो प्रिंट होगी ही होगी। ठीक है, अब आओ इसका एक फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स देखते हैं। फ्लो चार्ट क्या है इफ एल्स का? फ्लो चार्ट में मैंने आपको पूरे उसके
सिंबल्स के साथ बताया था कि कैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं। पहले आता है हमारा स्टार्ट हम हमेशा ओवल की शेप में करते हैं। फिर आता है एग्जिट, भी आपको याद रखना है कि वो भी ओवल की शेप में होता है। अब क्या दिया हमने, एक कंडीशन दी, कंडीशन मेरी डायमंड शेप में आती है, जी दी थी, हमें याद है, बिल्कुल याद है। तो इफ कंडीशन मेरी डायमंड में आई, अगर ये मेरी ट्रू होगी तो मेरी इफ वाली बॉडी चल जाती थी, हमने यही देखा था कोड में। अगर इफ वाली बॉडी चल गई तो जस्ट स्टेटमेंट बिलो इफ होगा वो मेरा चल जाएगा और फिर मेरा एग्जिट हो जाएगा। अगर दीदी वो नहीं ट्रू हुई तो फॉल्स वाली चीज आएगी। फॉल्स में क्या आएगा, मेरी एल्स वाली बॉडी चलेगी। एल्स वाली बॉडी चलेगी तो जो स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ और इधर एल्स होना चाहिए, इफ और एल्स होगा तो वो मेरी चल जाएगी, फिर मेरा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। ठीक है। अब मैं मानती हूँ कि फ्लो चार्ट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्लो चार्ट बनाने में। ठीक है। तो ये था हमारा इफ एल्स की स्टेटमेंट और ये था हमने जैसे अभी फ्लो चार्ट देखा। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं हमेशा आप लोगों को मैं ट्राई करूंगी जितने कोड करा रही हूँ तो उसके ड्राई रन तो हमेशा करके बताऊं, ताकि आपको वो दिमाग में बैठ जाए कि कोड रन कैसे कर रहा है, एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, बैक एंड पे क्या चीजें हो रही है कि जिससे हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है। तो देखते हैं। अब देखो इधर एज मैंने दी है, एज नाम का एक डब्बा बनाया, इंट नाम का है, इंट इंटीजर है उसके अंदर। क्या इंटीजर है, 11 वैल्यू मैंने उसके अंदर असाइन करी एज वेरिएबल के डब्बे में। अब क्या है, 11 क्या मेरा 18 से बड़ा होता है? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं, गिनती आती है हमको, आप हमें कम क्यों समझ रहे हो? ठीक है। तो ये वाली इफ वाली ये तो फॉल्स हो गई मेरी, ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स है, तो ये तो मेरी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी। अब मेरा जो एल्स में होगा ये मेरा एग्जीक्यूट कर जाएगा सीधा, ना ये चेक करेगा। एल्स में ये याद रखना, एल्स के अंदर हम कभी भी कंडीशन नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। इफ में हम हमेशा कंडीशन देते हैं, एल्स में हम कभी भी कंडीशन नहीं देते। तो ये चीजें ध्यान रखना कि एल्स में हम कभी भी कंडीशन नहीं देते। तो जो मेरी एल्स वाली स्टेटमेंट होगी वो मेरी रन कर जाएगी। अब एक एल्स के अंदर, एल्स वाली ब्लॉक ऑफ कोड में क्या है मेरा, प्रिंट एफ। क्या मेरे को कंसोल पे जो मेरा आउटपुट वाली स्क्रीन होती है उसको हम कंसोल भी कहते हैं। कंसोल पे मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेरा आउटपुट आएगा, यहाँ पे फिर से दीदी आएगा, मुझे प्रिंट कराना है, यू आर नॉट एन एडल्ट। इजी पीजी, बहुत आसान है दीदी, हमें समझ। आ जाओ अब हम इफ एल्स भी देख लेते हैं एक बार कंपाइलर पे। ड्राई रन करके दिखा दिया आपको, बढ़िया। अब कंपाइलर पे भी देख लेते हैं। अब मैंने इधर क्या किया था, इंट एज नाम का एक डब्बा बनाया जिसमें मैंने एक 11 वैल्यू साइन करी थी। फिर मैंने कंडीशन लगाई, क्या मेरा 11 18 से बड़ा है? नहीं दीदी, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड मेरा रन ही नहीं करेगा। ठीक है। वो सीधा एल्स पे आएगा। अब एल्स में जो भी है वो आंख बंद करके प्रिंट करा देगा। तो इधर मेरा दीदी प्रिंट होना चाहिए, यू आर नॉट एन अडल्ट। देखो रन करके देखते हैं क्या आ रहा है, यू आर नॉट एन अडल्ट। बढ़िया दीदी। अब मुझे इधर आप थोड़ा 18 से बड़ी वैल्यू दे दो ताकि मेरा एडल्ट भी प्रिंट हो जाए। चलो करा देते, 23 प्रिंट कराया, 23 किया। अब रन किया तो यू आर एन एडल्ट। बढ़िया दीदी। तो ये होता है मेरा इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसको हमने अभी कंपाइलर पे भी देख लिया। अगर आपको बाई चांस कोई डाउट आता है या कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया कि आपने इफ़ कैसे लगाया, इफ़ एल्स कैसे किया, सब समझ आ गया। चलो अब आते हैं, क्या ये इफ़ एल्स वाली कंडीशन मेरी मल्टीपल कंडीशन में एप्लीकेबल होती है? आंसर तो देखो पहले ही लिखा है, नो। ठीक है। तो देखो एग्जांपल लेती हूँ। सपोज करो आपको आपको बोला गया कि आपको कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर बनाना है, लेकिन उसके अंदर ना मैंने ऑपरेशंस दिए हैं। कैलकुलेटर में भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन मैंने 4-5 ऑपरेशंस दिए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 ऑपरेशंस करने हैं आपको, ये 4 ऑपरेशंस करने हैं। लेकिन अब आप सोचोगे इफ और एल्स वाली में तो हम इफ में तो एक ही कंडीशन दे पाते थे दीदी, और एल्स में तो कोई कंडीशन हम देते भी नहीं थे। तो फिर इफ एल्स के साथ ये कैसे होगा दीदी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमारा आया एल्स इफ। क्या है? एल्स इफ। अब एल्स इफ का क्या एग्जांपल है? सपोज करो आप कोई टीचर हो, ठीक है, आप टीचर हो,
आपको बच्चों को ग्रेड असाइन करने हैं। ये एक प्रोग्राम है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोग्राम है। अब मार्क्स अगर बच्चे के आए हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 तो मैं ग्रेड ए प्रिंट करा दूंगी। अगर मेरे ग्रेटर देन 80 आए हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 आए हैं तो मैं ग्रेड बी प्रिंट करा दूंगी। और अगर मेरे ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 आए हैं तो ग्रेड सी प्रिंट होगा। और अगर 60 से ज्यादा आए और 60 आए तो ग्रेड डी। और इतनी स्ट्रिक्ट टीचर है कि 60 से अगर कम आए तो फेल कर देगी, ठीक है, बहुत भयंकर टीचर है। वैसे होता क्या है कि 40 से नीचे होता है तो वो फेल होता है, लेकिन ये तो भैया 60 वाला क्राइटेरिया लगा रही है। चलो अब इसका इसका पहली अप्रोच देखते हैं। फर्स्ट अप्रोच क्या है? अब फर्स्ट अप्रोच देखो क्या है कि हमने क्या किया, हमने इंट मार्क्स का एक 70 मार्क्स का एक डब्बा बनाया। 70 मार्क्स इसका नाम है, हमने उसके अंदर 70 वैल्यू असाइन कर दी। ये है मेरा वेरिएबल नेम। एक मार्क्स नाम का डब्बा बनाया जिसमें मैंने 70 वैल्यू असाइन कर दी। अब मैंने पहले भी बताया था कि इक्वल और डबल इक्वल टू में डिफरेंस होता है। ये वाला इक्वल टू हम यूज करते हैं असाइन करने के लिए वैल्यू को, और ये वाला डबल इक्वल टू हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। अगर मेरी वैल्यू उससे इक्वल है, मतलब x इक्वल इक्वल टू 5 है, इसका मतलब x की वैल्यू 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस मेरा एक इक्वल टू में और दो इक्वल टू में। अब हमने क्या किया, आते हैं दोबारा कोड पे। एक मार्क्स नाम का डब्बा बनाया जिसमें हमने 70 वैल्यू असाइन करी। अब हमने कंडीशन लगाई, क्या 70 मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं, गिनती आती है हमको। ये वाली चीज तो फिर मेरी रन ही नहीं करेगी, ये नहीं चलेगी। अब ये अगले वाली पे आएगा, अगले वाली पे आया। अब क्या है, क्या 70 मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 होता है? बिल्कुल भी नहीं दीदी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये वाली भी कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट मेरी चलेगी ही नहीं। अब क्या है कि दीदी 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, दीदी ये भी तो गलत है। लेकिन एक चीज देखो, इधर इक्वल टू का भी साइन आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी। ये मेरी कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला मेरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब क्या है इधर ग्रेड, अब क्या है इधर प्रिंट एफ ग्रेड सी। तो दीदी इधर क्या होगा, अगर मैं इधर आउटपुट वाली स्क्रीन बनाऊं तो इधर मेरा क्या प्रिंट होगा, इधर मेरा प्रिंट होगा ग्रेड सी। ये मैंने एक बार प्रिंट करा दिया क्योंकि ये तो मेरा एग्जीक्यूट ही होगा। लेकिन इफ में एक ड्रॉबैक होता है। अब देखो इधर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई, अब मैं चाहती हूँ कि नीचे वाली नहीं चेक हो क्योंकि मेरा आंसर तो आ गया है। लेकिन इफ में क्या होगा कि जो नीचे वाली कंडीशन है वो भी दोबारा चेक होगी। अब क्या होगी, क्या 7 मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है? बिल्कुल भी नहीं दीदी, तो ये तो एग्जीक्यूट होगी नहीं। एल्स वाली तो होगी नहीं क्योंकि हमारी इफ वाली ट्रू है, तो एल्स वाली क्यों एग्जीक्यूट होगी। मतलब इफ में क्या होता है कि अगर एक कंडीशन भी आपकी ट्रू हो गई और उसने स्टेटमेंट आपकी प्रिंट भी करा दी, लेकिन अगर नीचे भी इफ की कंडीशन है तो वो चेक करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये हमारा ड्रॉबैक। तो ये थी हमारी पहली अप्रोच। तो अब मैं पूछ रही हूँ, इज इट करेक्ट? मैंने ड्रॉबैक भी बता दिया क्या है, नो इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको फर्स्ट अप्रोच कराई थी, वो फर्स्ट अप्रोच आप अपने कंपाइलर पे रन करोगे और मुझे आउटपुट उसका फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच जो मैं अभी बताऊंगी, इन दोनों का मेरे को अब जो आउटपुट आएगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब आते हैं हम सेकंड अप्रोच पे। बस मैं इसका इन दोनों का ड्राई रन करके दिखाऊंगी आपको। मुझे इसका कंपाइलर पे जो आउटपुट होगा वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो मैं एक कंसोल की आउटपुट की इधर एक स्क्रीन बनाती हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, एक मार्क्स नाम का डब्बा बनाया जिसमें मैंने 70 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है दीदी, बढ़िया। फिर मैंने एक कंडीशन डाली, क्या मेरा 70 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं, तो ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स है। तो अगली स्टेटमेंट तो सवाल ही नहीं उठता कि वो चल जाए, क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स है तो स्टेटमेंट कैसे चलेगी। फिर आए हम एल्स वाले ब्लॉक पे, एल्स पे आए। अब एल्स में भी मैं कंडीशंस इफ की दे सकती हूँ, ये अलाउड है। एल्स के अंदर फिर मैंने इफ डाल दिया, क्या मेरा 70 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है? बिल्कुल भी नहीं दीदी, ये कंडीशन ही फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट मेरी कहाँ से प्रिंट होगी, सवाल ही नहीं उठता। फिर आए हम
अगली इफ स्टेटमेंट पे, इफ कंडीशन पे, क्या मेरा 70 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है? हाँ दीदी, इक्वल टू तो है लेकिन ग्रेटर देन नहीं है, लेकिन तब भी मेरी एक स्टेटमेंट तो, ये चीज तो मेरी ट्रू है ना, तो ये मेरी स्टेटमेंट चलेगी, तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट चल गई। तो इधर मैंने प्रिंट एफ करा रही हूँ। प्रिंट एफ मतलब आउटपुट पे, मैं कंसोल स्क्रीन पे, आउटपुट वाली स्क्रीन पे इसको मुझे प्रिंट कराना है। तो वो क्या है, मेरा ग्रेड सी, ये मेरा प्रिंट हो क्या आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इफ, अब मैंने ये वाली भी इफ कंडीशन फिर चेक करी। फिर वही वाला हिसाब है कि भले ही मैंने एल्स में डाल दिया लेकिन इफ वाली कंडीशन तो फिर चेक हो रही है। फायदा क्या है सेकंड अप्रोच का भी, तो ये भी ड्रॉबैक है। फिर इसने चेक किया क्या 70 मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है? नहीं दीदी, सवाल ही नहीं उठता, ये तो कंडीशन ही फॉल्स है, तो ये वाली मेरी प्रिंट होगी ही नहीं, ये होगी नहीं। और एल्स वाली तो क्यों ही होगी, जब मेरी एक इफ वाली ट्रू हो गई तो एल्स वाली तो मेरी चलेगी ही नहीं। तो ठीक है दीदी, सेकंड अप्रोच भी मैं समझती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मुझे इन दोनों का, फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच दोनों का कंपाइलर पे रन करके आप लोग मुझे उसका कमेंट सेक्शन में आउटपुट बताओगे। ठीक है, अब हम करेक्ट अप्रोच पे आते हैं कि करेक्ट अप्रोच, दीदी हमने दोनों अप्रोच में देख लिया ड्रॉबैक आ रहा है। अब करेक्ट अप्रोच में हम क्या ऐसी चीज चेक करें, एक ऐसी चीज डालें जिसमें अगर मेरी एक कंडीशन ट्रू आ गई तो जो नीचे का ब्लॉक ऑफ कोड है वो मेरा चेक ही ना करे, उसके जो चेकिंग के स्टेप्स हैं वो कम हो जाए। तो उसके लिए हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं एल्स इफ का। एक मिनट, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। उसका आया हमारा एल्स इफ का। ये मैंने बनाई आउटपुट की स्क्रीन। ठीक है, अब हम समझते हैं, इसका ड्राई रन करते हैं, और ये वाला कोड करेक्ट अप्रोच में बिल्कुल उस पे कंपाइलर पे रन करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अब मैंने इंट एक मार्क्स नाम का डब्बा बनाया जिसमें फिर से मैंने 70 वैल्यू असाइन करी। फिर मैंने चेक किया क्या मेरा 70 इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 90? नहीं दीदी, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है। फिर मैं आई एल्स इफ पे, एल्स इफ पे आई। एल्स इफ क्या करता है, ये भी चेक करता है, ये भी कंडीशन है। फिर मैं क्या मेरा 70 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है? नहीं दीदी, ये तो फिर गलत है, ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी। फिर मैं दूसरी एल्स इफ पे आई। हम जितने मर्जी एल्स इफ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर मैं अगली इसमें आई कंडीशन में, मैंने चेक किया क्या मेरा 70 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है? हाँ दीदी, तो ये वाली मेरी कंडीशन ट्रू है, तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट करेगी, तो इधर मेरा ये प्रिंट करा देगा ग्रेड सी। ठीक है, अब जो मेरी अगली एल्स इफ वाली है, ये मेरा आगे वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा ही नहीं, ये मेरा चेक ही नहीं होगा। एल्स इफ का एक ही बेनिफिट होता है कि एल्स इफ अगर एक मेरा ट्रू आ गया तो अगली वाली कंडीशन वो चेक ही नहीं करता। और इफ का क्या ड्रॉप था, अगर एक कंडीशन आ गई, अगर एक कंडीशन आ गई तो वो अगली वाली भी चेक करता था, फिर अगली वाली भी, ऐसे चेकिंग ऑफ स्टेप्स बढ़ते थे। फिर मेरा एक आंसर आ गया तो ठीक है, मेरा ये एल्स इफ प्रिंट कर, तो एक ही बार मेरा आउटपुट आएगा, तो आगे वाली कंडीशन वो चेक नहीं करता, बल्कि ये तो फॉल्स ही है तो क्यों ही चेक करेगा। ठीक है, ऐसे होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा एल्स इफ। अब इसका सिंटेक्स भी देखते हैं। पहले तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि एल्स इफ का कॉन्सेप्ट क्यों आया, अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। ठीक है दीदी, आ जाओ। वही पहले लिखेंगे इफ, फिर उसकी कंडीशन, फिर स्टेटमेंट डाल देंगे जो हमें इफ की कंडीशन में डालनी होगी अगर वो ट्रू होगी। फिर हम डालेंगे एल्स इफ की एक, फिर उसके अंदर पैरेंथेसिस में सेम वो है सिंटेक्स इफ की तरह है, बस एक एल्स इफ आ गया। फिर पैरेंथेसिस में कंडीशन, फिर मेरा स्टेटमेंट जो होगी एग्जीक्यूट होगी अगर वो ट्रू होगी, फिर मेरा आ जाएगा एल्स। अगर मेरी दोनों अबव की कंडीशंस फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक मेरा चल जाएगा। तो ये होता है मेरा एल्स इफ का सिंटेक्स। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे, यही वाला एग्जांपल, और मुझे आपको अभी पिछला वाला भी कंपाइलर पे करके दिखाना है तो वो भी करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, तो अब हम इसका ड्राई रन करके देखते हैं एक बार कि क्या है, ये वाला एग्जाम्पल का। इधर हमने एक एज नाम का डब्बा बनाया जिसको मैंने 11 वैल्यू असाइन करी। ठीक है दीदी, फिर मैंने चेक किया क्या मेरा 11 60 से बड़ा होता है? नहीं दीदी, कैसी बातें कर रहे हो आप, नहीं होता, तो ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, ये नहीं चलेगी, तो ये स्टेटमेंट तो चलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं चलेगी। फिर आई मैं एल्स इफ पे, क्या मेरा
11 18 से बड़ा होता? नहीं दीदी, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब देखो ये दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स है, तो मैंने इधर बताया था अगर ये दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो एल्स वाला ब्लॉक मेरा रन कर जाता है, जो भी उसके अंदर चीज होती है वो चलेगा ही चलेगा, वो आंख बंद करके चलेगा, वो चेक ही नहीं करेगा कंडीशन को। तो मेरा क्या प्रिंट होगा? यू आर अ चाइल्ड, यू आर चाइल्ड। ये तो आओ हम फिर अब देखते हैं अपना एलसिफ वाला भी। क्या हमने इधर एक मार्क्स नाम का डब्बा बनाया जिसमें हमने 70 वैल्यू असाइन करी, ठीक है। फिर हमने चेक किया क्या 70 मेरा 90 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं, तो ये मेरी कंडीशन फॉल्स है, ये मेरी कंडीशन फॉल्स है, तो ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं करेगा, नहीं चलेगा। फिर मैं इस कंडीशन पे, क्या मेरा 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है? नहीं, ये भी फॉल्स होगा, तो मेरा ग्रेड भी कहाँ से प्रिंट होगा? ये स्टेटमेंट मेरी सवाल ही नहीं उठता कि चल जाए। फिर हमारे एल्सिफ पे, क्या मेरा 70 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है? तो ये मेरा ट्रू है, तो ये वाली ब्लॉक ऑफ कोड मेरा चल जाएगा और मेरी ग्रेड सी की वैल्यू प्रिंट करा देगा। देख लेते हैं एक बार रन करके। तो ग्रेड सी की वैल्यू देखो मेरी प्रिंट हो गई। अगर ये एक बार मेरा चल गया तो नीचे वाली कंडीशंस मेरी चेक ही नहीं होती हैं, नीचे वाला कोड चलता ही नहीं है, मेरा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा और मेरा आंसर दे देगा, ठीक है, मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर मैं पहले हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, फिर मैं आपको आउटपुट स्क्रीन पे वो यू आर अ चाइल्ड लिख के भी दिखाऊंगी, ठीक है। अब फ्लो चार्ट में क्या है, स्टार्ट किया हमने, फिर हमने एक कंडीशन दी, कंडीशन 1 दी। अगर वो ट्रू है, यस है, तो मेरी स्टेटमेंट 1 चल जाएगी, मेरी स्टेटमेंट 1 जो होगी वो मेरी चल जाएगी, ठीक है, स्टेटमेंट 1 चल जाएगी। लेकिन अगर ये मेरी फॉल्स हुई, नो हुई, तो मेरी स्टेटमेंट 2 चेक होगी। अगर ये ट्रू हुई तो मेरी स्टेटमेंट 2 चल जाएगी। अगर ये भी फॉल्स हुई तो कंडीशन 3 चेक होगी। अगर ये ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 3 चल जाएगी। और अगर ये भी मेरी फॉल्स हुई या नो हुआ या फॉल्स हुई तो मेरी एल्स वाली बॉडी चलेगी, ठीक है, एल्स वाली बॉडी चलेगी। एल्स का ऐसे हिसाब है कि उसको अगर कोई चीज आपकी वर्कआउट नहीं कर रही है तो आप यूज कर लो, मतलब वो वेस्टेज है, समझ रहे हो ना। जब जरूरत पड़ी, सेल्फिशनेस है कि जब जरूरत पड़ी तब आपने एल्स का यूज कर लिया, ठीक है। वैसे ही है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी फिर आप एल्स का यूज कर लोगे। तो ये जो भी मेरा फिर आउटपुट होगा वो चल जाएगा और मेरा फिर एग्जिट हो जाएगा। ये है मेरा फ्लो चार्ट। मानती हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, यकीन करो दीदी पे, ठीक है। अब मैंने बोला था ना मेरा छूट गया था, तो पीछे वाले का आउटपुट आएगा मेरा यू आर अ चाइल्ड, ठीक है। अब हम उसका कंपाइलर पे भी देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, आ जाओ अपने स्विच स्टेटमेंट पे। अब स्विच स्टेटमेंट क्या है दीदी? देख लेते हैं क्या है। पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स में क्या आता है, पहले स्विच, फिर इसका एक्सप्रेशन, ठीक है, फिर इसके केसेस आते हैं। स्विच में हम अलग अलग केसेस बनाते हैं, वैल्यू 1, स्टेटमेंट 1, केस 2, स्टेटमेंट 2, फिर ब्रेक। अब दीदी इधर ब्रेक क्यों लगाया है हमने, आपने बताया नहीं। बताऊंगी, ये वाला जब एग्जाम्पल आप लोगों को मैं कंपाइलर पे रन करके दिखाऊंगी तो मैं ब्रेक हटा दूंगी, तब आपको समझ आएगा कि ब्रेक हम क्यों लगाते हैं, ठीक है। ठीक है दीदी, मतलब इसमें हम केसेस लगाते हैं फिर वैल्यू डालते हैं, ठीक है। ये होता है मेरा सिंटेक्स। अब केसेस तो चलो मान लेते हैं, केसेस हमने डाल दिए, लेकिन हम एक डिफॉल्ट वाला भी केस डालते हैं। डिफॉल्ट मतलब अगर बाई चांस मेरे ये तीनों केस n तक केस मेरे फॉल्स हैं, तो जो मेरा डिफॉल्ट वाला केस है वो मेरा चल जाएगा। तो ये एल्स की तरह है, ठीक है, डिफॉल्ट भी। अब ये है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, हमने सबसे पहले एक नम नाम का, येलो ले लेती हूँ, नम नाम का एक डब्बा बनाया जिसमें हमने 2 वैल्यू असाइन करी। फिर हमने स्विच लगा दिया, स्विच नम, उसके अंदर मैंने नम डाल दिया। अब इधर खुद सोचो, स्विच में अगर मैं नाम डालूंगी तो स्विच में क्या आ जाएगा मेरा 2। ये वाला जो 2 है ये नीचे वाले केसेस से कंपेयर होगा। अगर केस 1 मतलब अगर स्विच की इधर नम की वैल्यू 1 है तो केस 1 चलेगा, ठीक है। अगर इधर मेरी
नम की वैल्यू 1 होती तो मेरा केस 1 चलता। तो केस 1 क्या चलता, वैल्यू इज 1। ये इज हटा देना, ये इज गलती है, इज नहीं आएगा, इधर आएगा वैल्यू इज 1, ठीक है। और फिर मैंने लगा दी एक ब्रेक। केस 2 में क्या है कि अगर मेरी नम की वैल्यू 2 है तो मेरा केस 2 प्रिंट होगा, वैल्यू इज 2। तो मेरे आउटपुट वाली स्क्रीन पे मेरा आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू इज ट्रू। समझे कि मेरा केस 2 प्रिंट हुआ है। ये जो केसेस मैं इधर डालती हूँ, इधर केस के साथ, वो मेरा अगर बाई चांस मैंने इधर कोई डब्बा बनाया उससे कंपेयर करना है तो वो होते हैं मेरे केसेस, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या होगा, अगर मैंने इधर 3 या 4 वैल्यू दे दी तो वैल्यू इज नीदर 1 नॉर 2, फिर हम ब्रेक कर देंगे। ये है हमारा एग्जाम्पल। कंपाइलर पे देखेंगे इनको। अब हम स्विच स्टेटमेंट का भी देख लेते हैं, बहुत आसान है स्विच स्टेटमेंट भी। हमने एक इंट नाम का, एक नम नाम का डब्बा बनाया जिसमें हमने 2 वैल्यू असाइन करी, ठीक है दीदी, समझ गए। फिर हमने उसमें स्विच डाला, स्विच में हमने नम की वैल्यू पास करा दी। नम मेरा क्या था, 2। अभी केसेस में चेक करेगा कि मेरा 2 कहाँ है, तो केस 2 है मेरा 2। केस नेक्स्ट वाले केस में मेरी केस की वैल्यू 2 है, तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एफ वैल्यू इज 2। तो मेरा ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, ये प्रिंट होना चाहिए। अब मैंने कहा था कि अगर मैं ब्रेक हटा दूँ तो मेरा क्या होगा। मैंने कहा था ना कि अगर दीदी ब्रेक आप हटा दो तो ब्रेक हटाने से क्या हो जाएगा। तो हटा के देख लेते हैं क्या आता है हमारा। ब्रेक हटा दिया मैंने। अब देखो दीदी, इधर नाम की वैल्यू तो 2 थी, तो वैल्यू इज 2 प्रिंट कराना चाहिए था जैसे आपने बताया, लेकिन ये डिफॉल्ट वाला केस क्यों प्रिंट करा रहा है, वैल्यू इज नीदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन वाला सवाल अच्छा है कि ये डिफ़ॉल्ट वाला क्यों करा रहा है, क्योंकि जो नीचे वाला ब्लॉक ऑफ कोड है, मैंने नम की वैल्यू 2 दी थी और स्विच में मैंने नम की वैल्यू ये 2 पास करा दी, तो ये मेरा प्रिंट करा गया, ठीक है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट वाला केस है, जैसे मैंने बताया कि डिफ़ॉल्ट वाला केस भी एग्जीक्यूट कर जाता है, क्योंकि मैंने इधर एक चीज़ नहीं डाली। क्या नहीं डाली, नीचे वाला कोड भी मेरा चल गया, मैंने इधर ब्रेक नहीं लिखा। अगर मैं इधर ब्रेक लिख दूंगी तो दीदी ब्रेक इधर लिख दोगे तो क्या मेरा वैल्यू इज 2 लिखा आ जाएगा। रन करके देखते हैं, देखो आ गया वैल्यू इज 2। तो ब्रेक क्या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि स्विच वाले उसमें केसेस में अगर मेरा एक केस ट्रू हो गया, अगर मैं उसके नीचे ब्रेक ना लिखूं तो जो नीचे वाले केसेस है वो सारे चल जाते हैं। अब ठीक है दीदी, हम ये बात समझ गए। अब इधर आपने फिर से ब्रेक हटा दिया, लेकिन अब मैंने इधर नम की वैल्यू ना 1 कर दी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा वैल्यू 1 ही प्रिंट हो, तो बिना ब्रेक के हो जाएगा क्या, देखते हैं। दीदी नहीं, ये तो सारा ही आ गया, वैल्यू इज 1, वैल्यू इज 2, वैल्यू इज नीदर 1 नीदर नॉर 2। तो अब दीदी, अब मैं इधर क्या करूँगा, इधर मैं ब्रेक स्टेटमेंट फिर लगा दूंगी, ब्रेक लगा दूंगी। अब ब्रेक लगाऊंगी तो दीदी क्या मेरा वैल्यू इज 1 आ जाएगा, देखो वैल्यू इज 1 आ गया। तो इसीलिए जब भी हम स्विच लगाते हैं हर केस के बाद एक ब्रेक ज़रूर लगाते हैं। अगर मेरा वो केस ट्रू हो तो मेरी वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करे, वो स्टेटमेंट प्रिंट करा जाए और वो वहाँ से ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम ब्रेक ज़रूर लगाते हैं, ठीक है दीदी। आपने वैल्यू इज़ 1 और वैल्यू इज़ 2 तो प्रिंट करा दिया, लेकिन अगर सपोज करो दीदी कि मेरी 1 और 2 वैल्यू ही ना हो, मेरी वैल्यू इधर मैं नम की वैल्यू सपोज करो 3 दे दूँ, तो मेरा क्या आएगा। तो मैंने जैसे बताया था कि अगर मेरे 2 केस नहीं हैं, 2 केस अगर मेरे फॉल्स हैं, ठीक है, तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट वाला केस होता है वो हमेशा मेरा चलता है। एल्स की तरह होता है कि डिफ़ॉल्ट वाला चल जाएगा। अगर ये दोनों मेरे केसेस फॉल्स होंगे तो मेरा डिफ़ॉल्ट वाला आ जाएगा। तो आगे देखो, वैल्यू इज़ नीदर 1 नॉर 2, हमें चाहिए तो यही था, समझ गए। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमने स्विच स्टेटमेंट देख लिया, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम इसका देखते हैं फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट में क्या है, फ्लो चार्ट थोड़ा सा हेक्टिक है इसका, लेकिन देख लेते हैं। एक हमने केस स्विच नाम का, एक हमने स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट नाम का इधर एक डब्बा बनाया, फिर हमने इधर दिया केस 1। अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट भी कर जाए और ब्रेक भी हो जाए। अगर मेरा फॉल्स है तो केस 2 चल जाए, केस 2 चेक होगा। अगर वो ट्रू होगा
तो स्टेटमेंट भी चल जाएगी और वो ब्रेक भी हो जाएगा। अगर केस 2 फॉल्स हुआ तो केस 3 चेक होगा। अगर वो मेरा ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट चलेगी और ब्रेक हो जाएगी। अगर केस 3 भी फॉल्स हुआ तो केस जहां तक हो n तक हो, अगर मेरा केस n चेक हुआ, अगर वो ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट चल जाएगी और ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर केस n भी मेरा फॉल्स हुआ तो मेरा डिफॉल्ट वाला केस चलेगा। डिफॉल्ट वाला तो चलेगा ही चलेगा, फिर इधर ये स्टेटमेंट प्रिंट करा देगा और ब्रेक करा देगा। तो ये है हमारा स्विच का फ्लो चार्ट। फिर से बोलूंगी 2-3 बार प्रैक्टिस करना हर एक फ्लो चार्ट की। फ्री के नंबर है इसके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम डिफरेंस देख लेते हैं, स्विच वर्सेस इफ एल्स इफ। ठीक है, इफ एल्स इफ, ठीक है। अब स्विच में क्या होता है, इट execute the different cases on the basis of the value of the switch variable। जैसे हमने एक switch नाम का वेरिएबल बनाया था जिसमें हमने पीछे num वैल्यू डाली थी, वैसे ही इसमें भी होगा कि हम जो डिफरेंट केसेस बनाएंगे वो उस बेसिस में बनाएंगे कि वैल्यू ऑफ स्विच वेरिएबल की, ठीक है। अब ये क्या है, इट कैन ओनली इवैल्यूएट द इंट और क्या टाइप का एक्सप्रेशन नहीं डाल सकते हैं इसमें हम, ना हम इसमें फ्लोट डाल सकते हैं ना डबल डाल सकते हैं, ये वाले तो हम यूज ही नहीं कर सकते। ये क्या होती है, ये फास्टर होता है और इजियर होता है रीड करने के लिए अगर हमारी ज़्यादा लार्ज कंडीशन है, मेसी नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं इफ एल्स इफ पे। ये कब एग्जीक्यूट करता है, जब मेरे डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड होता है और मेरी कंडीशन स्पेसिफाइड होती है, तब ये एग्जीक्यूट करता है। और ये कोई भी टाइप के एक्सप्रेशन के लिए चल सकता है, चाहे वो इंट हो, फ्लोट हो, कैर हो, डबल हो, चारों के लिए चल सकता है। लेकिन ये मेसी हो जाता है अगर मेरी बहुत सारी कंडीशंस हो। ये मेरा मेसी हो जाता है अगर मेरी बहुत सारी कंडीशंस हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आ सकता है, देखो आराम से 3 नंबर में डिफरेंस आराम से आएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने टर्नरी ऑपरेटर पे। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या है, एक वन लाइन है इफ एल्स के लिए। इसका भी एक ड्रॉबैक है, वो बताऊंगी आगे। आ जाओ, टर्नरी ऑपरेटर ये है इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है, पहले हम लिखेंगे एक्सप्रेशन 1, पहले हम लिखेंगे एक्सप्रेशन 1, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर एक्सप्रेशन 2, फिर एक्सप्रेशन 3 और ये मेरे कॉलन, ठीक है। अब मेरी ये दीदी ये सिंटेक्स तो आपने बता दिया, लेकिन ये काम कैसे करता है अब देख लेते हैं। अगर मेरी ये एक्सप्रेशन 1 ट्रू हुआ तो मेरी एक्सप्रेशन 2 में जो लिखा होगा वो मेरा चल जाएगा। अगर मेरा एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हुआ तो मेरा एक्सप्रेशन 3 चलेगा, तो मेरा एक्सप्रेशन 3 चलेगा, ठीक है। यही है। अब देखो दीदी, ठीक है थोड़ा थोड़ा समझ आया, लेकिन आप एग्जाम्पल बताओगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखते हैं। अब देखो ये मेरा कोड लिखा है, मैंने एक एक्स नाम का डब्बा बनाया जिसको मैंने यूजर से इनपुट लिया। सपोज करो मैंने इधर दिया इनको 5, सपोज करो 5 दिया। अब मेरा क्या होता है, ऐसे लिखते हैं हम पहला एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस में। क्या लिखा है, ये मैंने इवन और ऑड वाला बनाया कि अगर 5 डिवाइडेड बाई 2 करूं, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मेरी ये वाली कंडीशन चल जाएगी। मतलब इफ और एल्स वाला हिसाब ही है। तो अगर मेरा ये ट्रू हुआ तो मेरी ये वाली कंडीशन चल जाएगी, तो मेरा इवन आ जाएगा। लेकिन ये अगर मैं 5 दूंगी, 5 तो मेरा ऑड नंबर है, तो मेरा ये कौन सा होगा, एक्सप्रेशन 3 आएगा, तो मेरा ऑड नंबर आएगा इधर, ठीक है। ये होता है मेरा टर्नरी ऑपरेटर। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है दीदी, ड्रॉबैक ये है कि इसमें हम देख रहे हो ना, इसमें सिर्फ हम एक ही कंडीशन दे सकते हैं। अब जैसे पीछे हमने मार्क्स वाला बनाया था जिसमें हमने एल्स इफ वाली कंडीशन डाली थी, लेकिन इसमें हम सिर्फ एक ही कंडीशन दे सकते हैं। अगर हम चाहते हैं सिर्फ एक ही कंडीशन हो प्रोग्राम में तो ये टर्नरी ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको यूज ही नहीं करते हैं, ये इतने काम का नहीं होता, ठीक है। अब हम इसको कंपाइलर पे भी देख लेते हैं। आ जाओ, अब हम पहले अपना टर्नरी ऑपरेटर भी देख लेते हैं, हमारा टर्नरी ऑपरेटर कैसा होता है, ठीक है। पहले मैंने क्या लिखा, इंट एन प्रिंटफ करा दो एंटर नंबर प्रिंट कराओ। फिर मैं उसको यूज़र से इनपुट लूँगी, scanf %d एंड n, ठीक है दीदी। अब मैंने क्या लिखा था उधर, x
मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 2। ये था मेरा एक्सप्रेशन 1। अब याद करो एक्सप्रेशन 1 के बाद क्या था मेरा, क्वेश्चन मार्क। फिर मैं क्या करा दूंगी, प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमर्स इट इज एन इवन नंबर। ये आ जाएगा मेरा, ये मैं प्रिंट कराऊंगी, इट इज़ एन इवन नंबर मेरा प्रिंट होके आ जाएगा। फिर मैं लगाऊंगी कोलन, फिर मैं लिखूंगी प्रिंट एफ, कॉपी पेस्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इट इज़ एन ऑड नंबर, लास्ट में सेमी कॉलन। अब दीदी प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है, क्या रन करके आता है। ओ दीदी एरर, क्या एरर आया है, एक्स डिक्लेयर्ड। अब दीदी आपने देखो कितनी सिली मिस्टेक करी है, क्या सिली मिस्टेक करी है, देख रहे हो मैंने एन की जगह एक्स वैल्यू डाल दी। तो आप लोग भी ये सिली मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एन डालूंगी, अब जाके मेरा कोड रन कर देगा। हाँ तो क्या रन कर गया। अब मैं डालती हूँ 23। अरे दीदी जो का हो गया, मुझे रन क्यों ना कर रहा। देखते हैं, रुक जाओ, अब करेगा 23। देखो आ गया। थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऑनलाइन कंपाइलर पे ग्लिच आ जाता है, तो टेंशन मत लेगा, करेगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो आ गया मेरा, इट इज़ एन ऑड नंबर। अब मैं चाहती हूँ इवन नंबर आए दीदी, तो 26 डाल लो, 26 डाल के आ जाएगा, इट इज़ एन इवन नंबर। बढ़िया दीदी, हमारा ये है हमारा टर्नरी ऑपरेटर, जिसको हम सिर्फ एक कंडीशन के लिए यूज करते हैं। अगर एक कंडीशन से ज़्यादा होगी तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मैंने एक होमवर्क दिया है तुम्हारा डिविजिबल बाय 5 वाला, तो वो डिविजिबल वाला 5 वाला भी इससे हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करूं तो मैं इधर लिख दूं इट इज़ डिविजिबल, लिख देती हूँ इधर इट इज़ डिविजिबल, 5 से डिविजिबल है, और इधर लिख देती हूँ इट इज़ नॉट डिविजिबल। तो ये वाला पार्ट भी टर्नरी से हो जाएगा। अब देते हैं, रन करके देखते हैं एक बार। अब मैं देती हूँ 45 देती हूँ, तो आ जाएगा इट इज़ डिविजिबल। अब मैं अगर दूँ 23 तो इट इज़ नॉट डिविजिबल आ गया। तो डिविजिबल अगर एक कंडीशन है तो मैं दे सकती हूँ, ठीक है, वो वाला मेरा हो जाएगा, ठीक है दीदी। अब दीदी अगर मैं इधर मल्टीपल कंडीशन दे दूँ यहाँ पे टर्नरी में ही, अगर मैं चाहती हूँ कि ये पता करूँ कि अगर वो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, दोनों से डिविजिबल है, तो वो ये चेक कर देगा क्या, देखते हैं। तो मैं चाहती हूँ 15 मुझे बताए, ऊपर कहाँ दिख रहा है ये। अब मैं चाहती हूँ 15 बताए कि ये 15 तो मेरा दोनों से डिविजिबल होता है, तो क्या आएगा, इट देखो आ गया। तो इसमें मल्टीपल कंडीशन भी रन कर जाती है। अगर मैं लिखूँ 12 तो आ गया। अरे दीदी, तो मैंने कहा है कि इट इज़ डिविजिबल बाय 5 और 3, मतलब दोनों में से किसी एक से डिविजिबल होगा तो आप प्रिंट करा दो कि 5 से डिविजिबल है, ठीक है दीदी। अब 5 और 3 में से ना कुछ और डालो आप, ठीक है, कुछ और डालते हैं। हम डालते हैं 78, ठीक है। 78 भी तो दीदी 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से थोड़ा ना डिविजिबल है, तो ये तो डिविजिबल दिखा देगा दीदी, डिविजिबल दिखा देगा। अब 43 डाल के देखते हैं, देखो आ गया, इट इज़ नॉट डिविजिबल। तो ये ऐसी कंडीशंस के लिए भी टर्नरी ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम इफ़ और एल्स ही चूज़ करें, ठीक है। ठीक है, अब सपोज करो आपको प्रिंट करना है 5 बार हेलो वर्ल्ड, ठीक है दीदी। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, कंपाइलर पे समझते हैं। तो आ जाओ, अब हम देखते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं हेलो वर्ल्ड को। अब हेलो वर्ल्ड को हम 5 बार प्रिंट कराना है, तो ठीक है दीदी, हमने 5 बार प्रिंट एफ लिख दिया, हमारा 5 बार हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। देखो 5 बार हेलो वर्ल्ड आ गया। लेकिन दीदी अगर हमें वही चीज़ बार बार लिखनी होगी तो हम ऐसे प्रिंट एफ थोड़ी ना करते रहेंगे, ये तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है कि प्रिंट एफ इतना बड़ा कोड बना दें 5 बार कर लिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपने लूप्स, उसके लिए आते हैं हमारे लूप्स।
लूप्स क्या होते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को बार बार रिपीट कराना है किसी वर्क को, तो हम लूप्स लगाते हैं। तो हम क्या लगाते हैं? लूप्स लगाते हैं, ठीक है। तो लूप होते हैं 3 टाइप के, फॉर वाइल और डू वाइल। ये 3 टाइप के हमारे लूप्स होते हैं, ये लगाएंगे हम, ठीक है। अब आते हैं, अगर हमें हमारी सपोज करो हमें हमारी काउंटिंग प्रिंट करानी है 1 से लेके 10 तक, ठीक है। 1 से लेके 10 तक करानी है, तो मैं लूप लगाती हूँ एक फॉर का। फॉर में क्या करते हैं? फॉर में हम पहले इधर इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब कि वो चीज़ मेरी कहाँ से शुरू हो रही है, फिर उधर हम हमारी वो लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं कि वो कहाँ तक जानी चाहिए, टर्मिनेशन लगाते हैं। और इधर मेरा आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कि मुझे इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है उसको, उस वैल्यू को आगे। ये होता है मेरा सिंटेक्स फॉर का। तो आओ देखते हैं कि हम 1 से लेके 10 तक काउंटिंग कैसे प्रिंट कराएंगे। जैसे मैंने लिखा इधर इंट आई इक्वल टू 1 से शुरू किया, क्योंकि मेरे को 1 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है। तो आई इधर लिखा मैंने आई प्लस प्लस, मैं प्रिंट करा दूंगी। मैं प्रिंट क्या कराऊंगी वैसे? प्रिंट मैं कराऊंगी अपने आई को प्रिंट कराऊंगी ना, क्योंकि मेरे को 1 से लेके 10 तक काउंटिंग चाहिए। तो देखो, अरे दीदी हमें लेकिन काउंटिंग तो चाहिए, लेकिन आप एक स्पेस लगा दो ताकि ये मेरी ऐसे सुधरी हुई काउंटिंग आ जाए। ठीक है दीदी, आपने ये लिख तो दिया, लेकिन हमें ये ज़्यादा समझ नहीं आया। आओ पीपीटी पे चलते हैं, उधर समझाएंगे आपको थोड़ा सा, तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा आपको। जैसे अभी हमने अपने कंपाइलर पे देखा कि अगर हमें कोई चीज़ को बार बार कराना है तो हमें लूप्स का इस्तेमाल करना है। अब काउंटिंग प्रिंट करानी है 1 से लेके 10 तक, अब हम बार बार यही तो नहीं कराएंगे ना, प्रिंट एफ %d, और फिर हम इधर लिख दें नम की वैल्यू डाल देंगे, सपोज करो नम की वैल्यू सपोज करो 1 डाल दें, ठीक है। नम इक्वल टू 1 कर दें, फिर ऐसे नम प्रिंट कराएं, फिर उसको अपडेट करें नम इक्वल टू 2 करके। ऐसे थोड़ी ना प्रिंट कराएंगे, तो हम 100 बार ऐसे कोड लिखेंगे? नहीं, पागल थोड़ी ना इतनी बार प्रिंट, इतनी बार इतना बड़ा हम वो भी काउंटिंग के लिए कोड लिखे। तो उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट आया था लूप्स का, ठीक है। अभी मैंने आपको एडिटर पे एक कोड लिख के दिखाया, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन और इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, फिर मैंने क्या करा दिया इधर, प्रिंट एफ %d, और मैंने इधर आई को प्रिंट कराया था। तो इधर मेरा हो क्या रहा है समझते हैं। इधर मैंने एक इंट नाम का डब्बा बनाया, जिधर मैंने आई की वैल्यू 1 डाली, और मैंने आई की वैल्यू कहाँ तक दी, लेस देन और इक्वल टू 10, ये मैंने कंडीशन डाल दी। फिर मैंने दीदी आई प्लस प्लस क्या, आई प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बताया था मैंने, ये इंक्रीमेंट कराता है। कि अगर मेरा देखो ये रन कैसे करता है, मैं इसका ड्राई रन कराती हूँ। देखो आई नाम का एक डब्बा बनाया जिसमें मैंने 1 वैल्यू डाली, ठीक है। क्या मेरा 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है? दी जरूर दीदी। तो मेरा ये तो कंडीशन चेक होगी, तो मेरी ये वाला प्रिंट कराएगा। प्रिंट क्या कराएगा? आई। मेरे इधर आई 1 प्रिंट हो गया। अब ये दोबारा गया इधर, इसने आई को प्लस प्लस करा दिया, मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू 1 से 1 बढ़ा दी, तो वो 2 बन गई। क्या मेरा आई इक्वल टू 2 है? आई इक्वल टू 2 हो गया। फिर ये चेक करेगा क्या मेरा 2 लेस देन और इक्वल टू 10 है? बिल्कुल दीदी, तो मेरा प्रिंट करा दिया 2। फिर इसने दोबारा आई को प्लस 1 करा दिया, तो मेरा आई 3 हो गया। क्या 3 मेरा लेस देन और इक्वल टू 10 है? बिल्कुल। फिर मैंने उसको प्रिंट करा दिया 3, ऐसे ही मेरा फिर दोबारा आई प्लस प्लस हो गया, तो आई मेरा 4 हो गया। ऐसे ही मेरी काउंटिंग 10 तक आ गई। तो ये होता है मेरा ड्राई रन फॉर लूप का, ठीक है। ये तो मैंने चलो एग्जांपल लिया। अब इधर लिखा कि मुझे 100 तक प्रिंट करानी है। अब दीदी ये कैसे कराएंगे 100 तक? हमने तो 10 तक करा के देख ली, अब क्या करेंगे? 100 तक कैसे कराएं? तो आओ कंपाइलर पे चलते हैं, अपने कंपाइलर पे चलते हैं और आपको कराते हैं 100 तक भी प्रिंट कराते हैं। कैसे करते हैं?
ठीक है। अब 10 तक तो मैंने करा दिया था, 100 तक जैसे कि अभी हमने अपने एडिटर पे देखा 1 से लेके 100 तक काउंटिंग प्रिंट कराई। फिर हम जितना यूजर तक देना चाहते थे उसकी भी हमने काउंटिंग प्रिंट करा दी। तो देखो लूप्स कितना इंपॉर्टेंट प्ले करता है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लूप आया पिक्चर में, ठीक है। लूप आया पिक्चर में, ठीक है। अब देखते हैं लूप कितने टाइप का होता है। लूप हमारा दो टाइप का होता है, एंट्री कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल में मेरे दो आते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। एग्जिट कंट्रोल में मेरा एक आता है, डू वाइल लूप, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके कि ये होता क्या है। पहले ना हम इसका डिफरेंस देखते हैं एंट्री कंट्रोल और एग्जिट एग्जिट कंट्रोल का। ये पिछले साल मिड सेम में कम से कम 2-3 नंबर का तो आया था इसका डिफरेंस, शायद 5 नंबर का आया था, ऐसे ही आया था। तो इसको देखते हैं एक बार। क्या लिखा है, टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट। एंट्री कंट्रोल में क्या होती है, एंड टेस्ट कंडीशन जो है वो पहले चेक होती है और फिर वाली लूप, फिर हमारी लूप वाली बॉडी चल जाती है। ये है मेरा पहला पॉइंट। फिर क्या है, अगर मेरी इफ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरी लूप वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करती है। अगर मेरी टेस्ट कंडीशन फॉल्स है तो मेरी लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी, तो बहुत लॉजिक वाली बात है। फिर क्या है, फॉर और वाइल लूप मेरे एंट्री कंट्रोल के एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बताया। इसका फोर्थ पॉइंट है, एंट्री कंट्रोल लूप्स आर यूज्ड व्हेन चेकिंग एट टेस्ट कंडीशन इज मैंडेटरी बिफोर एग्जीक्यूटिंग लूप बॉडी। मतलब एंट्री कंट्रोल लूप्स में, मतलब फॉर और वाइल लूप में हम सबसे पहले टेस्ट कंडीशन को चेक करना मैंडेटरी होता है। एग्जीक्यूट करने से पहले, मतलब प्रिंट कराने से पहले पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं, फिर हम प्रिंट कराते हैं फॉर और वाइल लूप में। अब आते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप में। लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। हमारी जो लूप बॉडी है वो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड देन कंडीशन इज चेक्ड। मतलब पहले ही जो हमारा लूप में जो बॉडी, अगर मेरी कोई स्टेटमेंट वगैरह लिखी है वो मुझे पहले ही प्रिंट करा के दे देगा, कंडीशन बाद में चेक करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हुई, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप बॉडी मेरी तब भी एक बार चलेगी। ये मेरा एग्जिट कंट्रोल का ड्रॉबैक होता है कि जब यार कंडीशन मेरी फॉल्स है तो लूप बॉडी कैसे चल सकती है, लेकिन इधर चलती है, ठीक है। डू वाइल लूप इज द एग्जाम्पल ऑफ एग्जिट कंट्रोल लूप, जैसे मैंने बताया डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल का एग्जाम्पल है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप इज यूज्ड when checking of test condition is mandatory after executing the loop body। मतलब वही ऊपर वाला पॉइंट है कि अगर मेरी टेस्ट कंडीशन मेरी फॉल्स भी हुई, लेकिन सबसे मेरी जो स्टेटमेंट है वो मेरी चलेगी, फिर मेरी टेस्ट कंडीशन को वो चेक करेगा। तो ये होता है मेरा एग्जिट कंट्रोल लूप। मैं समझती हूँ कि आपको एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आराम से समझ के याद कर लेना, या दो दो या 3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो अपनी तरफ से भी बना के आ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अपने फॉर लूप पे। तो जैसे हमारी परंपरा है कि पहले हम सिंटेक्स देखेंगे, फिर उसका फ्लो चार्ट, फिर उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखते हैं आप, जैसे सिंटेक्स में क्या है, फॉर लिखा, फिर मैंने उसकी इनिशियलाइजेशन करी। इनिशियलाइजेशन मतलब आई नाम का कोई भी वेरिएबल ले लो, किसी भी नाम का, मैंने उसको पहले इनिशियलाइज कर दिया कि मेरे को यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। फिर आई मेरी टेस्ट चेक या फिर टेस्ट एक्सप्रेशन की कहाँ तक मुझे लेकर जाना है, और मैं उसको कितना अपडेट करना चाहती हूँ, +1 करना चाहती हूँ, +2 करना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ। और फिर मेरे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेरी बॉडी आएगी जिसमें मैं कंडीशन डालूंगी कि मेरे को क्या चलाना है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल में क्या है, 1 से लेके 5 तक मेरी काउंटिंग है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अभी मैंने वैसे इसका ड्राई रन करके दिखाया, लेकिन दोबारा कराती हूँ। आई नाम का एक डब्बा बनाया मैंने, जिसमें मैंने 1 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। 1 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है दीदी। I1 है, क्या मेरा 1 लेस देन और इक्वल टू 5 है, बिल्कुल दीदी। तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, आई। प्रिंट एफ करा दिया मैंने 1, ठीक है दीदी। अब मैंने आई को प्लस प्लस अपडेट कर दिया, ये है मेरी अपडेशन। अब मैंने प्लस किया तो मेरी आई की वैल्यू 1 से +1 हो गई। तो 1 थी तो 1 को +1 करूंगी तो 2 हो जाएगी। अब मेरी आई की वैल्यू इधर 1 से 2 हो गई। क्या मेरा 2 5 से छोटा या बराबर है, हाँ दीदी छोटा है, तो मैंने इधर 2 प्रिंट करा दिया।
फिर वो मेरा प्रिंट करा दिया, काम हो गया। अब अपडेट हो जाएगा। अब अपडेट होके मेरी वैल्यू इधर 3 बन जाएगी। क्या 3 मेरा 5 से छोटा है? बिल्कुल दीदी। तो ये प्रिंट हो गया। फिर फिर मेरा अपडेट हुआ, 3 से 4 हो जाएगा। क्या मेरा 4 मेरा 5 से छोटा है? बिल्कुल दीदी। तो मेरा 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर आ गए 5 पे, अपडेट करके 5 कर देगा वैल्यू को। दीदी क्या मेरा 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है? बिल्कुल दीदी है। तो मेरा 5 प्रिंट हो गया। तो ऐसे मेरी चीजें फॉर लूप की एग्जीक्यूट करती हैं। ठीक है। अब आते हैं इसके फ्लो चार्ट पे। देखो फ्लो चार्ट इसका रटना पड़ेगा फिर से। जैसे स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फिर हमने क्या करी, पहले इधर इनिशियलाइजेशन करी थी। हाँ दीदी इनिशियलाइजेशन करी थी। फिर टेस्ट कंडीशन देखी थी। अगर टेस्ट कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो मेरा ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट चल जाता था। हाँ दीदी चल जाता था। अगर वो फॉल्स होती थी तो मेरा लूप स्टॉप हो जाएगा। लूप मेरा क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अब मेरी ट्रू होती थी तो मेरी अगर जहां तक मेरी वैल्यू जा रही है, टेस्ट कंडीशन जा रही है, वहां तक चलेगा। मेरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चल गया। फिर मेरी वैल्यू अपडेट हो जाती थी, अपडेशन हो जाती थी, जैसे हमने काउंटिंग वाले में देखा। फिर अपडेशन होके फिर मेरी वो टेस्ट कंडीशन पे चेक होने के लिए जाता था। अगर फिर वो ट्रू होता था, फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चल जाता था। फिर वो अपडेट होता था। अगर अपडेट होके फिर वो चेक करने जाता था कंडीशन को। अगर फिर ट्रू होता था, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चल जाती थी, फिर अपडेट हो जाता था। ऐसे चलता था हमारा फॉर लूप। देख रहे हो ना, वर्किंग समझ लो तो फ्लो चार्ट आप अपने आप भी बना सकते हो। ठीक है। अब देखो आते हैं वाइल लूप पे। वाइल लूप क्या है दीदी? ये भी बहुत आसान है वाइल लूप। वैसे ज्यादा प्रेफर हम फॉर लूप करते हैं। फॉर लूप हम बहुत प्रेफर करते हैं, वाइल और डू वाइल लूप इतना प्रेफर नहीं करते हैं। जितने कोड करते हैं वो फॉर लूप में ही करते हैं। अब वाइल लूप में क्या है दीदी? वाइल लूप में क्या है? वाइल है, फिर पैरेंथेसिस सिंटेक्स है इसका, फिर हम टेस्ट एक्सप्रेशन देते हैं जहां तक हम उसको लेके जाना चाहते हैं। फिर हम उसको उसकी बॉडी में जो भी स्टेटमेंट चलाना चाहते हैं वो लिख देते हैं। अब देखो इसका कोड में क्या है। इंट में आई नाम का एक डब्बा बनाया, वही प्रिंट कराना है मेरे को 5 तक काउंटिंग। तो आई नाम का एक डब्बा बनाया, एक 1 वैल्यू डाल दी। अब ये क्या कह रहा है? अब मैंने एक वाइल लूप लगाया, क्या मेरा 1 लेस देन और इक्वल टू 5 है? हाँ दीदी। तो मेरा 1 इधर आउटपुट वाली स्क्रीन पे इधर मेरा 1 प्रिंट हो जाएगा। हाँ दीदी हो जाएगा। फिर मेरा आई इधर प्लस प्लस। हाँ दीदी। 2 हो गई फिर आपकी आई की वैल्यू। इधर मेरी आई की वैल्यू 2 2 हो गई 1 से। तो 2 प्रिंट हो जाएगा ऐसे ही मेरा। फिर वो अपडेट होगी, 3 होगी। 3 मेरा 5 से छोटा होता है, 3 प्रिंट करा देगा। फिर वो अपडेट होगी, 4 होगी। 4 मेरा 5 से छोटा होता है तो 4 मेरा प्रिंट हो जाएगा। फिर मेरा 5 आएगा, 5 मेरा 5 के बराबर है तो वो प्रिंट हो जाएगा। और आई प्लस प्लस अगर हम करेंगे तो मेरा आई इक्वल टू 6 आएगा। लेकिन ये तो फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये चलेगा ही नहीं। तो ऐसे चलता है हमारा वाइल लूप। ठीक है। वाइल लूप भी देखेंगे हम अपने कंपाइलर। तो अब हम वाइल लूप भी देख लेते हैं। हमने फॉर लूप में कहाँ तक प्रिंट कराया था? जितना हम प्रिंट कराना चाहते थे काउंटिंग में। ठीक है। अब हम देखते हैं वाइल लूप में। देखो पहले हमने इंट आई नाम का एक डब्बा बनाया जिसमें 1 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है। फिर हमने कंडीशन डाली वाइल की, क्या मेरा 1 लेस देन और इक्वल टू 5 है? हाँ। तो मेरा ये प्रिंट करा देगा आई। तो 1 मेरा प्रिंट हो गया। फिर मेरे आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर वो चेक करेगा क्या मेरी 2 5 से छोटी है? बिल्कुल छोटी है। वो फिर 2 प्रिंट करा देगा। ऐसे ही प्रिंट कराते कराते वो 5 तक प्रिंट करा देगा। तो देखो मेरा 5 तक आउटपुट आ जाएगा। देखो आ गया 1 to 5। अब मैं चाहती हूँ कि दीदी जितना मैं चाहूँ ना वहाँ तक प्रिंट करा के दिखाओ आप। ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल कराते हैं। इंट एन का डब्बा बनाया, फिर मैं प्रिंट एफ कराऊंगी। एंटर नंबर, बिल्कुल दीदी एंटर नंबर प्रिंट करा दिया आपने, करा दिया। अब इसके बाद मैंने डाला स्कैन एफ करा दिया हमने, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड एन। ठीक है दीदी, एंड एन आपने प्रिंट करा दिया। अब मैं रन कराती हूँ। अब एंटर नंबर मैं चाहती हूँ 100 तक प्रिंट हो जाए मेरी काउंटिंग। अरे दीदी ये प्रिंट क्यों नहीं करा रहा? प्रिंट क्यों नहीं करा रहा ये दीदी? क्यों नहीं प्रिंट हो रहा? देखते हैं क्यों नहीं प्रिंट हो रहा। देखो दीदी कुछ तो मिस्टेक करी है हमने, ये प्रिंट ही नहीं कर रहा। हमने तो इंटर एन नाम का नंबर दे दिया, इंट एन कर दिया, ये अभी भी प्रिंट नहीं कर रहा।
क्यों नहीं कर रहा दीदी? क्योंकि इधर हमने n कर दिया, इधर हमारा n नहीं होगा, n हमारा इधर होगा। समझे मिस्टेक? ये है हमारी मिस्टेक जो सारे बच्चे करते हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो देखो आ गई हमारी 100 तक काउंटिंग। देखा, एक मिस्टेक से हमारा पूरा कोड चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा वाइल लूप पे। पहले हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, फिर वाइल लूप को कंपाइलर पे देखेंगे। अब इसका फ्लो चार्ट देखो। फ्लो चार्ट में क्या है? फ्लो चार्ट में देखो, वाइल लूप स्टार्ट किया पहले, फिर हमने इधर टेस्ट कंडीशन दी थी सबसे पहले। इधर इधर हमने पहले इनिशियलाइजेशन नहीं करी, पहले हमने लूप के अंदर टेस्ट कंडीशन दी। हमने जो इनिशियलाइजेशन थी वो वाइल लूप के बाहर ही कर दी थी। टेस्ट कंडीशन दी, अगर मेरी वो ट्रू हुई तो एग्जीक्यूट करा देता था मेरी लूप बॉडी को, अगर वो फॉल्स हुई तो वाइल लूप मेरा एंड कर जाता था। ठीक है, अगर मेरी टेस्ट कंडीशन ट्रू होती थी तो एग्जीक्यूट करा देता था लूप बॉडी को, और इधर अपडेशन भी था नीचे। अगर अपडेशन हो रहा है तो अपडेट करके वो फिर चला जाता था टेस्ट कंडीशन पे, फिर वो अगर ट्रू होता था तो लूप बॉडी चल जाती थी, फिर अपडेट हो जाता था। ऐसे ही होता था, यही देखा था हमने वाइल लूप में। ठीक है, अब आते हैं हम डू वाइल लूप पे। हाँ दीदी, डू वाइल लूप भी अब करा ही दो। डू वाइल लूप में क्या होता है? पहले हम सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। हम बस इधर पहले अपना काम कराएंगे। जैसे वाइल वाले में क्या था, पहले हमारी इधर टेस्ट कंडीशन थी ना, तो वो टेस्ट कंडीशन को ना हम उठा के ना नीचे ले आएंगे, इधर नीचे ले आएंगे, और इधर फिर हम सेमी कॉलन भी लगाएंगे लास्ट में। वाइल वाली लूप में इधर हम सेमी कॉलन नहीं लगाते थे, हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते थे ताकि हमारा लूप स्टार्ट हो जाए, लेकिन इधर हम सेमी कॉलन लगाएंगे। तो सिंटेक्स, पहले हमने डू लिखा जो हम कराना चाहते हैं, बॉडी ऑफ डू वाइल लूप, और फिर हमने इधर कंडीशन दे दी। ठीक है दीदी, सिंटेक्स तो समझ गए, बट आप हमें ना इसका प्रोग्राम वही काउंटिंग वाला एक बार समझा दो। ठीक है, वही हमने पहले एक आई नाम का डब्बा बनाया जिसमें वैल्यू 1 असाइन करी। ठीक है, फिर मैं काम क्या कराना चाहती हूँ, मैं उससे काम कराना चाहती हूँ कि वो मेरी आई की वैल्यू ना प्रिंट करा दे। हाँ दीदी, हमने काम तो यही करना है कि हमने आई की वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 मेरी इधर प्रिंट हो जाएगी क्योंकि आई इक्वल टू 1 है, प्रिंट करा दिया उसने। अब इसने क्या किया, आई प्लस प्लस कर दिया, इधर ही मेरी आई की वैल्यू ना 2 हो गई। अब 2 हो गई। ठीक है, फिर इसने चेक किया क्या 2 मेरा 5 से कम है? हाँ दीदी कम है। तो फिर ये मेरे डू डू वाले काम पे आया, फिर इसने 2 मेरा प्रिंट करा दिया, फिर मेरी 2 से वैल्यू 3 हो गई। फिर इसने चेक किया क्या 3 मेरा 5 से छोटा है? हाँ छोटा है दीदी, तो 3 प्रिंट हो गया। फिर इसने चेक किया कि फिर मैं इसने अपडेट कर दिया कि 3 + 1 4, 4 क्या मेरा 4 5 से छोटा है? बिल्कुल दीदी। फिर इसने डू करा दिया, काम करा दिया, 4 को प्रिंट करा दिया। फिर इसने चेक किया कि क्या मेरा 5 जो है अपडेट हो गया, 4 से मेरी वैल्यू अपडेट हो गई 5 की, क्या मेरा 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है? हाँ दीदी। तो इसने फिर डू करा दिया काम, तो इधर मेरा 5 आ गया। फिर इसने अगर वैल्यू मेरी अपडेट कराई तो मेरी इधर 6 आई, क्या मेरी 6 5 से छोटी है, बड़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं दीदी। तो डू वाला काम ही कराएगा ही। चलो अब हम आज देखते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप भी देख लेते हैं दीदी कंपाइलर पे। ड्राई रन तो करके दिखा दिया था। अब हमने इधर क्या किया, एक एन नाम का डब्बा बनाया। ठीक है दीदी, और एक आई नाम का डब्बा बनाया जिसमें मैंने 1 वैल्यू असाइन करी। ठीक है, फिर मैं उससे पहले काम करा रही हूँ, डू करा रही हूँ। डू कराया मैंने कि मेरी आई की वैल्यू वो प्रिंट करके दे दे। फिर मैंने उसके अंदर अपडेशन डाल दी। ठीक है दीदी, फिर मैंने इधर कंडीशन चेक करी, वाइट वाली कंडीशन एकदम लास्ट में चेक करी। तो क्या होगा, अगर मेरे आई की वैल्यू 1 है तो 1 आई, तो 1 प्रिंट करा दिया इसने, 1 प्रिंट हो गया। फिर मेरी आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 प्रिंट हो गई। फिर इसने कंडीशन चेक करी, क्या मेरा 2 5 से छोटा है? हाँ दीदी 5 से छोटा है। फिर इसने काम करा दिया मेरा डू, फिर इसने मेरा काम करा दिया डू, फिर मेरी 2 की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर मेरा 2 से वो 3 हो गया। फिर वो चेक होगा, क्या मेरा 3 5 से छोटा है? हाँ दीदी छोटा है। फिर वो डू वाले काम पे आएगा, डू कर देगा। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ऐसे मेरी 5 तक काउंटिंग आ जाएगी। ऐसे मेरी 5 तक काउंटिंग आ जाएगी। देखो आ गई है 5 तक काउंटिंग, यही चाहती थी मैं 5 तक आ जाए। तो ये होता है मेरा डू वाइल लूप। ठीक है, नहीं क्योंकि ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो डू हो गई नहीं, इसलिए 1 to 5 मेरी ऐसी काउंटिंग आ गई। अब इसका भी जरा एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं।
सिंटेक्स नहीं, सॉरी, फ्लो चार्ट देख लेते हैं। क्या सबसे पहले हमारा क्या था, डू वाइल लूप स्टार्ट किया, फिर हमने एग्जीक्यूट कराया लूप बॉडी को। पहले हमने एग्जीक्यूट कराया, हमने तो कोई कंडीशन नहीं दी थी लूप, हमने पहले एग्जीक्यूट कराया, फिर हमने इसको टेस्ट कंडीशन दी, अगर वो ट्रू हुई तो मेरी फिर एग्जीक्यूट लूप बॉडी पे आ जाता था, अगर वो फॉल्स हुई तो मेरा डू वाइल लूप एंड हो जाता था। ऐसे ही हमने 1 2 लेके 5 तक प्रिंट कराया थी नंबरिंग, काउंटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो ये भी देख लेते हैं। डू वाइल का 5 नंबर में कोई पता नहीं है, 5 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, लेकिन आता ही आता है, तो ये भी पढ़ लेते हैं। द टेस्ट कंडीशन इज चेक बिफोर द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड, मतलब टेस्ट कंडीशन जो है वो चेक होती है पहले लूप बॉडी से वाइल में, ठीक है। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, द टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी। हम पहले डू वाला काम कर लेते हैं, फिर हमारी टेस्ट कंडीशन चेक होती है, हमने देखा। फिर क्या है, व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरी बॉडी जो है एग्जीक्यूट नहीं करती एक बार भी। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स भी होती है तो वो एक ना एक बार तो वो रन करती है, क्योंकि हमने सबसे पहले डू कराया था, तो वो डू वाला काम जो मुझे करके देगी, फिर कंडीशन चेक करता है वो। थर्ड क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ प्री टेस्टेड और एंट्री कंट्रोल लूप, मतलब हम इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं और प्री टेस्टेड कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। फिर क्या है, सेमी कॉलन इधर अलाउड नहीं होता। इधर क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ पोस्ट टेस्टेड और कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल लूप। हाँ दीदी पता है, एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, आपने बता दिया था। और इधर दीदी हमने देखा सेमी कॉलन था डू के बाद, जब हमने वाइल इधर लिखा था तो एक्सप्रेशन के बाद हमने एक सेमी कॉलन लगाया था। तो ये होता है मेरा डू वाइल का डिफरेंस। इसको भी एक बार 2 3 बार पढ़ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। फिर आते हैं हम अपनी जंप स्टेटमेंट पे। हाँ दीदी जंप स्टेटमेंट करते हैं। जंप स्टेटमेंट देखो 3 टाइप की है, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट, ठीक है दीदी। अब पढ़ते हैं थोड़ा, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप करना है एक करंट आइटरेशन को, मतलब एक आइटरेशन को मुझे स्किप करनी है तो मैं कंटिन्यू यूज करती हूँ, और कंट्रोल करती हूँ अगले मूव को, नेक्स्ट आइटरेशन को मैं कंट्रोल करती हूँ, यही लिखा है, कंट्रोल मूव्स टू द नेक्स्ट आइटरेशन, कंट्रोल जो होता है वो अगले आइटरेशन पे मूव कर जाता है। और क्या, स्टेटमेंट आफ्टर द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन द लूप आर नॉट एग्जीक्यूटेड, मतलब जो स्टेटमेंट है कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद, अगर मैंने सपोज करो इधर कंटिन्यू लिखा, लेकिन इसके बाद मेरा कोई ब्लॉक ऑफ कोड है, इसके बाद ये उसको देखता तक नहीं है, जो लूप होता है वो चलता ही नहीं है, तो कंटिन्यू के नीचे वाला कोड नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक है दीदी, अब देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। अब मैं चाहती हूँ 1 से लेके 10 तो प्रिंट कराऊं काउंटिंग, लेकिन मेरे को ना एक नंबर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको मैं प्रिंट ही नहीं कराना चाहती, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यूजर से पहले इनपुट लूंगी कि अगर कौन सा नंबर है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो मुझे बताओ। उसने बताया यूजर ने, फिर मैं एक लूप लगाऊंगी जिसमें मैं इफ की कंडीशन डाल दूंगी, अगर मेरा आई इक्वल इक्वल टू वो नाम हो जाए तो मैं उसको कंटिन्यू करा दूंगी। कंटिन्यू मतलब वो वाला आइट्रेशन ही स्किप करा दूंगी, तो जो कंट्रोल होगा वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो दीदी ठीक है, हम ओरली तो आपने बता दिया, लेकिन एक बार हमें इसका ड्राई रन भी तो आउटपुट करके भी तो बता दो, ड्राई रन करके, बिल्कुल ड्राई रन भी करते हैं। अब देखो क्या है, एक नम नाम का डिब्बा बनाया, कंसोल पे पहले सबसे पहले ये प्रिंट होगा, एंटर नंबर, टू एग्जीक्यूट वाला, ठीक है, टू एक्सक्लूड वाला ये होगा, फिर ये आएगा। सपोज करो मैंने इसको दिया कि मेरे को ना 5 नहीं चाहिए, मुझे 5 नहीं अच्छा लगता, ठीक है, 5 ले लिया इसने। फिर अगली अगली ब्लॉक ऑफ कोड में क्या लिखा है, स्कैन करा लिया मैंने 5, इसको मैंने स्कैन करा लिया। फिर मैंने एक लूप लगाया, आई से लेके एक आई नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है। 1 मेरा लेस देन और इक्वल टू 10 है, बिल्कुल दीदी, तो मेरा फिर ये पहले चेक करेगा, ये इस कंडीशन पे आएगा, क्या मेरा 1 इक्वल टू नम है, नहीं दीदी ये तो फॉल्स है, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा ही नहीं। इधर नीचे आएगा, ये आई को प्रिंट करा देगा, तो इधर मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है दीदी 1 आ गया इधर मेरा। अब इसने क्या किया, ये गया अपडेशन पे, इसने मेरा आई प्लस प्लस करा दिया, तो आई की वैल्यू मेरी 2 हो गई। अब 2 फिर इसने चेक किया, क्या 2 मेरा लेस देन और इक्वल टू 10 है, हाँ दीदी है,
फिर ये चेक करेगा क्या मेरा 2 इक्वल टू नम आ रहा है, नहीं नम तो मेरा 5 था, नहीं ये तो फॉल्स हो गया। फिर इसने मुझे 2 प्रिंट करा के दे दिया। ऐसे ये चेक करता जाएगा, इसने 4 तक चेक किया, जब इसकी 5 की बारी आई 5 हुआ, आइट्रेशन मेरी 5 हुई, फिर इसने चेक किया कि 5 इक्वल टू 5 है, हाँ दीदी है, तो इस 5 को ये कंटिन्यू करा देगा, इसको स्किप करा देगा, इसको ये प्रिंट कराएगा ही नहीं। जो नीचे वाला नीचे लिखा ना प्रिंट एफ, ये चलेगा ही नहीं, कंटिन्यू के नीचे वाला कोड नहीं चलता, कंटिन्यू के नीचे वाला कोड नहीं चलता। तो ये है कंटिन्यू का काम। ठीक है दीदी, इतना समझ गए। फिर इसने क्या करा, आई प्लस प्लस, फिर इसने 6 करा दिया, 5 की बजाय 6 करा दिया। क्या 6 मेरा इक्वल टू 5 है, नहीं दीदी हमने चेक कर लिया तो मेरा 6 प्रिंट हो गया। ऐसे ही मेरी 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई, लेकिन इधर मैंने 5 को कंटिन्यू कर दिया। 5 को मैंने क्या किया, 5 में चाहती ही नहीं कि वो प्रिंट हो, तो 5 हटा दिया मैंने। ये है मेरी कंटिन्यू स्टेटमेंट। आसान है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। अब आते हैं ब्रेक स्टेटमेंट पे। हाँ दीदी ब्रेक भी आप एक बार करा दो। वैसे आपने स्विच में हमें ब्रेक अच्छे से समझा दिया था, लेकिन दोबारा देख लेते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है। इट इज यूज टू ब्रेक आउट ऑफ द लूप। मतलब अब इसको ना हम लूप में भी यूज करते हैं ब्रेक को, स्विच में तो करते ही थे, लूप में भी यूज करते हैं ब्रेक का। ठीक है, इट कैन बी यूज इनसाइड लूप्स और स्विच। देखो वही बात आ गई, लूप्स और स्विच में यूज करते हैं टू ब्रिंग, क्या क्या ब्रिंग करने के लिए, कंट्रोल आउट ऑफ द ब्लॉक। मतलब जो हम कंट्रोल है वो उस ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर लाना चाहते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, इट कैन ओनली ब्रेक आउट ऑफ अ सिंगल लूप एट अ टाइम। मतलब वो सिर्फ ब्रेक हम सिर्फ एक ही लूप में लगा सकते हैं। अगर एक लूप में ब्रेक लगा रहे हैं तो वो एक ही ब्रेक लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि दो दो ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, एक ही लूप से हम बाहर निकलेंगे। अगर हमने एक लूप बनाया और उसमें ब्रेक ब्रेक नहीं लगाया, दो लूप बनाए सपोज, एक में ब्रेक लगा दिया एक में ब्रेक नहीं लगाया, अब हम ये नहीं समझेंगे कि अगर एक में लगा दिया तो दूसरा भी समझ जाएगा, नहीं हमें दोनों में लगाना पड़ेगा ब्रेक। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल हमने स्विच वाला ही देखा, तो वही एग्जाम्पल अगर बाई चांस ब्रेक का है तो आप लिख देना। ठीक है, अब आते हैं गो टू स्टेटमेंट पे। अब गो टू स्टेटमेंट में क्या है, द सी गो टू स्टेटमेंट इज अ जंप स्टेटमेंट विच इज समटाइम्स ऑल्सो रेफर टू एज अनकंडीशनल जंप स्टेट। मतलब अनकंडीशनल है। गो टू स्टेटमेंट का क्या है कि ये कहीं पे भी किसी भी टाइम कभी भी जंप कर जाएगी। मतलब क्या लिखा, द गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज टू जंप फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर विद इन अ फंक्शन। मतलब एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी जंप कर जाएगी फंक्शन में, तो ये बेकार है, यूजलेस है, इसको हम बोलते हैं अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है दीदी, द यूज ऑफ द गो टू स्टेटमेंट इज हाईली discouraged as it makes the program logic very complex। मतलब अब सपोज करो मैंने i इक्वल टू 5 लिखा किसी फंक्शन में या कुछ भी, फिर मैंने इधर लगा दिया गो टू, तो वो जो गो टू होगा वो कहीं और भाग जाएगा, फिर कहीं और चला जाएगा, क्योंकि गो टू के हिसाब से तो मैं आई की वैल्यू 5 कहीं पे भी उठा के लेके जा सकती हूँ। तो इससे मेरा जो प्रोग्राम होगा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सेकेंड चीज क्या है, द यूज ऑफ गो टू मेक्स ट्रेसिंग द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम वेरी डिफिकल्ट। ट्रेस करने के लिए प्रोग्राम को बहुत डिफिकल्ट होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है द यूज ऑफ गो टू कैन बी सिंपली अवॉइडेड बाय यूजिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। मतलब हम गोटू के अलावा कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, गोटू के गोटू ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि गोटू इतना हम यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ गोटू। अब आते हैं, ये है प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 5। ये वाला मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगी। डिविजिबल मतलब, अब डिविजिबल कैसे निकालूंगी, मैंने बताया था इवन और ऑड वाला, वो मैंने हिंट दिया आपको कि इवन और ऑड में मैंने कौन सा ऑपरेटर लगाया था, वही लगाना है। मैंने इधर वैसे कोड दिया हुआ है, ये अब होमवर्क में ट्राई करोगे। ठीक है, अब ये वाला भी सेम है कि डिविजिबल बाय 5 और 3 होना चाहिए, और एंड आ रहा है। अब एंड के लिए ना हम ये वाला यूज करते हैं, एंड का। ये भी आपका होमवर्क है, 3 होमवर्क दूंगी। ठीक है, ये वाला एक होमवर्क है और एक नेक्स्ट वाला भी, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 5 और 3। 5 और 3, और का क्या होता है, ये होता है सिंबल, ये लगा के ये होती है मेरी डबल कंडीशन लगाना, दो दो कंडीशन लगाई है। ठीक है, तो ये भी ट्राई करना, अगर कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना। अब आते हैं ये वाला प्रोग्राम पे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इन, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है।
राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। 1 से 50 मुझे प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इधर एक लूप लगाया, देखा, देख रहे हो लूप लगाया एक मैंने, रेड कलर ले लूं, इधर लूप लगाया जिसमें मैंने आई की वैल्यू 2 से इनिशियलाइज करी, हाँ कर दी दीदी। फिर मैंने 50 तक कराने तो 50 तक दे दी टेस्ट कंडीशन, फिर मैंने अपडेशन भी दे दिया। फिर मैंने एक और लूप लगाया दीदी, हाँ दीदी एक और लूप लगाया अपने फॉर का। अब ये है डबल लूप लगाना, ये मोस्टली प्राइम नंबर में लगता है और पैटर्न जब हम प्रिंट कराते हैं उसमें लगता है। तो क्या है, जे की वैल्यू दी हमने, जे की वैल्यू साइन करी जो 2 से शुरू हो रही थी, ठीक है। लेकिन दीदी हमने इधर जे लेस देन और इक्वल टू आई बाय 2 क्यों किया? क्योंकि हमें ये चीज पता होगी प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, जो 1 और उस नंबर से डिविजिबल होते हैं वो होते हैं हमारा प्राइम नंबर, वही होते हैं हमारे प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर जो है 50 तक मुझे प्रिंट कराने हैं तो वो मेरे हाफ तक ही जाएंगे, आई इक्वल टू हाफ तक ही जाएंगे मेरे प्राइम नंबर, अगर मुझे 50 तक प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चेक किया कि अगर मेरा आई जो है, आई परसेंटेज, अगर मेरा 2% 2 इक्वल टू 0 है, मतलब मेरा ये दोनों डिविजिबल हैं और 0 देने, तो वहां पे ब्रेक करा देना, वहां पे ब्रेक करा दो, ठीक है दीदी ब्रेक करा दिया। फिर उसके बाद एल्स इफ अगर मेरा j इक्वल टू आई बाई 2 हो गया तो मेरी i की वैल्यू प्रिंट करा देना, मेरी i की वैल्यू प्रिंट करा देना। अब आप लोग, आपने जैसे एक नंबर लिया, सपोज करो आपने 3 लिया, ठीक है। अब 3 आपने चेक कराया कि अब 2 तो मेरा होगा नहीं क्योंकि ये मेरा ब्रेक कर गया, क्योंकि इक्वल टू 2 है। तो 3% अगर मैंने 2 किया, क्या मेरा इक्वल टू 0 है? नहीं दीदी, ये तो नहीं है। तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड मेरा फॉल्स हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड मेरा फॉल्स हो जाएगा। फिर मैं एल्स इफ वाली कंडीशन चेक करूंगी, जे इक्वल टू आई बाई 2, ठीक है। अगर मेरा ये आ गया तो मेरी आई की वैल्यू ये प्रिंट करा देगा। तो ये है मेरा प्राइम नंबर का प्रोग्राम, ठीक है। मानती हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप इसको अगर समझने की कोशिश करोगे तो आएगा। कंपाइलर पे भी देखते हैं इसको। देखो ये है हमारे प्राइम नंबर का कोड, हमने प्रिंट कराने 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं वो हमें प्रिंट कराने हैं। तो ये मेरा कोड है, ये मैं एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं दीदी, क्या पता कुछ एरर आ जाए। हाँ देख लेते हैं। देखो आ गए मेरे सारे प्राइम नंबर, आ गए मेरे 50 तक, 5 7 11 17 19। अब इसमें क्या है, इसमें ना हमने 2 से वैल्यू इनिशियलाइज करी है आई की, और इधर हमारा नेक्स्ट है। तो आई इक्वल टू 2 किया, फिर मैंने आई की वैल्यू दी लेस देन और इक्वल टू 50। फिर मैंने इसको अपडेट कराया। क्या होता है कि पहले वही आई इक्वल टू 2 देखेगा, फिर वो आएगा जे इक्वल टू 2 की वैल्यू होगी, फिर वो चेक करेगा दो मेरा 2 से मॉड्यूलो हो के 0 आ रहा है, हाँ, तो यहाँ ये ब्रेक करा देगा, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं कराएगा, ठीक है, क्योंकि प्रिंटफ ने क्या ब्रेक करा दिया। अब ब्रेक करा दिया तो अगली आइट्रेशन पे आ जाएगा, तो आई मेरा 3 हो जाएगा, आई मेरा 3 हो गया, और जे भी मेरा 3 हो गया, ये 3 भी मेरा डिविजिबल होता है, ये ब्रेक हो गया। फिर मैं गई अपने 4 पे, ठीक, 4 पे गई, 4 भी पूरा डिविजिबल है, वो भी मेरा ब्रेक हो जाएगा। 5 पे गई मैं, 5 पे गई तो ये चेक करेगा 5 मेरा, क्या मेरा ये 5 डिविजिबल बाय, अगर मैं आई बाय 2 करूँ तो 2.5 आएगा, तो वो 0 नहीं आएगा। 2.5 अगर 5 को मैं डिविजिबल बाय 2.5 करूँ तो वो मेरा वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, इफ वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, तो मेरी एल्स वाली देखेगा। हाँ, क्या 5 जो है मेरा आई बाई 2 है? हाँ बिल्कुल है, तो मेरा 5 देखो इधर प्रिंट हो गया। ये ऐसे वर्क कर रहा है, होप समझे होगे कि मैंने इधर जे लेस देन इक्वल टू आई बाई 2 किया, ठीक है, आई बाई 2 किया, ठीक है। ये है मेरा प्राइम नंबर का कोड 50 तक। अगर मुझे 100 तक चाहिए चेंज करती हूँ,
इधर 100 कर देती हूँ तो इधर मेरा 100 तक आ जाएंगे। देखो 100 तक प्राइम नंबर आ गए। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना प्राइम नंबर का। ठीक है, अब ये है मेरा सिंपल कैलकुलेटर बनाने का। जैसे मैंने बोला था ना कि अगर कैलकुलेटर बनाना पड़े तो आप कैसे बनाओगे, बहुत आसान है कैलकुलेटर बनाना। हमने क्या किया, पहले हमने गैर नाम का, चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, बना दिया दीदी। फिर हमने एक्स और वाई नाम के भी 2 डब्बे बना दिए जी दीदी। फिर हमने आउटपुट पे इधर क्या लिखवाया, एंटर 2 नंबर। 2 नंबर मैंने इनपुट करा लिए। अब सपोज करो वो मैंने कराए 5 और 2, 2 नंबर इनपुट कराए। अब मैंने क्या कराया, एंटर दी ऑपरेटर। ऑपरेटर में मैंने 4 बोले थे, वही 4 लिए। एंटर ऑपरेटर किया तो मैं चाहती हूँ कि इनका ना प्लस होके आ जाए। तो स्विच के अंदर मैंने क्या डाला, मैंने चॉइस डाली। स्विच के अंदर मैंने जैसे बताया था सिर्फ कैर और इंट ही एप्लीकेबल होता है। मैंने कैर वाला डाल दिया, चॉइस वाला। तो केस 1 क्या है मेरा, प्लस। अब प्लस डाला तो मुझे तो प्लस ही चाहिए, तो प्लस में क्या मैंने कराया, रिजल्ट इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो मेरा ये आउटपुट में 7 आ जाएगा। और अगर मेरा 7 आ गया तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सारी चीजें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ आ जाएं तो आप ब्रेक वाली स्टेटमेंट हटा दोगे, तो सारी चीजें मेरी प्लस माइनस डिवाइड वाली सारी एक साथ आ जाएंगी। और मैंने इधर एक डिफॉल्ट वाला केस भी दिया है, अगर मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड की बजाय कोई और ऑपरेटर देती हूँ तो दिखा दे इनवैलिड ऑपरेटर इनपुट। ठीक है, इनवैलिड ऑपरेटर इनपुट। और मेरा लास्ट में देखो क्या लिखा, प्रिंट एफ करा देना मेरा रिजल्ट, प्रिंट एफ करा देना मेरा रिजल्ट। ठीक है, तो ये था मेरा सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम। कंपाइलर पे भी देखते हैं इसको। अब देखो ये मैंने लिखा है एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने का प्रोग्राम। क्या किया मैंने, कैर ch नाम का डब्बा बनाया, उसमें मैंने प्रिंट एफ कराया एंटर ऑपरेटर। ठीक है, फिर मैंने उसको स्कैन करा दिया, ऑपरेटर को स्कैन करा दिया। फिर मैंने बनाया एक एक्स नाम का डिब्बा जिसमें मैंने एंटर किया एक्स, फिर उसको मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया और स्कैन करा लिया। फिर वाई लिया, प्रिंट वाई करवाया, फिर मैंने उसको यूज़र से इनपुट ले लिया और उसको स्कैन करा लिया। फिर मैंने स्विच के अंदर देखो ऑपरेटर की वो डाल दी, ch डाल दिया। फिर मैंने इसमें केसेस बना दिए, अगर प्लस का है तो x प्लस वाई कर दो, माइनस का है तो x माइनस वाई कर दो, मल्टीप्लाई का है तो x इंटू वाई कर दो, और डिफ़ॉल्ट है, देखो डिफ़ॉल्ट का मैंने इधर डाल दिया x डिवाइड बाय y। लेकिन अगर मैं इधर एक और केस बना दूं और डिफ़ॉल्ट का लिखूं केस डिवाइड, और इधर मैं करती हूँ डिफ़ॉल्ट वाला। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर दिया मैंने। फिर मैं चाहती हूँ वो प्रिंट करा दे, प्रिंट एफ इनवैलिड ऑपरेटर, इनवैलिड ऑपरेटर आ जाए मेरा अगर मैं इनमें से कोई। ठीक है, और मैं करा दूँ इधर ब्रेक देन ये। अब मैं रन करके देखती हूँ सारा पूरा कैलकुलेटर क्या कह रहा है ये, एक्सपेक्टेड दिस बिफोर दिस। ठीक है, हमने इन्हें लगा दिया। अब रन करते हैं। अब देखो मैं चाहती हूँ प्लस आए, और x की वैल्यू मैंने दी 3, y की दी 4, तो मेरा 7 आ गया। ठीक है दीदी, अब ऐसे ही माइनस का भी करके दिखा दो। माइनस का भी कर लेते हैं, -4। अब दीदी मेरे को ना माइनस का ना, माइनस में आंसर -1 आना चाहिए। देखो -1 भी निकाल के दे दिया उसने मुझे आंसर। ठीक है दीदी, मल्टीप्लाई। अब मैं चाहता हूँ ये भी मेरा माइनस में आए, देखते हैं आता है, -24 आएगा, आया। अब मैं डिवाइड करके देखती हूँ, डिवाइड किया मैंने किया 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2। अब देखो इधर मैंने ब्रेक नहीं डाला तो मेरा इनवैलिड ऑपरेटर भी आ गया, इधर ब्रेक भी डालूंगी मैं। अब मैं डिवाइड वाला करके देखती हूँ तो मेरा इनवैलिड ऑपरेटर नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट ना डालूं तो जो मेरा नीचे वाला कोड है वो भी प्रिंट करा देता है, इसलिए मुझे ब्रेक स्टेटमेंट डालनी पड़ती है। तो आ गया मेरा 2, बढ़िया दीदी। अब कोई इनवैलिड ऑपरेटर डाल के देखो तो क्या वो मेरा प्रिंट कराएगा इनवैलिड ऑपरेटर, देखते हैं। 3
देखो आ गया इनवैलिड ऑपरेटर। बढ़िया दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा आ गया इनवैलिड ऑपरेटर। तो ये था मेरा कैलकुलेटर बनाना। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि आप 2-3 चीज़ें घर पे ट्राई करो। एक तो लिखना टेबल वाला, मुझे 19 का टेबल प्रिंट कराना है, तो वो फॉर लूप लगा के ट्राई करना प्रिंट कराने की। ठीक है, और एक फैक्टोरियल वाला, अगर फैक्टोरियल वाला आपसे नहीं हुआ तो फैक्टोरियल वाला मैं कराऊंगी।